लू चेंझोउ ने प्रस्तावना पढ़ने के बाद पाया कि शून्यता से बचाव के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र वास्तव में 3 मॉडलों में विभाजित थे, निम्न, मध्यम और उच्च, जो तैरते हुए शून्य पिंडों से उत्पन्न खतरे के स्तर के अनुरूप थे। सबसे आम सफेद तैरती आत्माओं को निम्न स्तरीय शून्य वस्तुएं माना जाता था। ये शून्य प्राणी मुख्यतः मायाजाल का उपयोग करके यिन पवन और भयानक ध्वनियों के साथ आध्यात्मिक आक्रमण करते थे, जो केवल कमजोर मनुष्यों और निम्न श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को ही डरा सकते थे। जब उनके लक्ष्य की आत्मा चकनाचूर हो जाती थी तो वे अपनी ठंडी, दुष्ट ऊर्जा से शरीर में प्रवेश कर पीड़ित को भस्म कर देते थे। मध्यम स्तर की शून्य वस्तुओं के लिए उनके तरीके अधिक विविध थे। अधिकारी चेन के अनुसार लू चेंझोउ ने उस दिन विला में जिस ब्यूटी हेड पैरासिटिक वॉर्ड थिंग को मारा था, वह मध्यम स्तर का वॉर्ड थिंग था। उसकी मारक क्षमता प्रबल थी, लेकिन शारीरिक कमजोरी के कारण उससे निपटना सामान्य आध्यात्मिक मध्यम स्तर के वॉर्ड थिंग की तुलना में आसान था। उच्च स्तरीय शून्य प्राणियों की बात करें तो उनके विचित्र तरीके अंतहीन और अप्रत्याशित थे। चेन झेन ने कहा कि जब तक कोई मार्शल आर्टिस्ट या 10वें रैंक का विशेषज्ञ न हो, ऐसे प्राणियों का सामना होने पर तुरंत भाग जाना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। मध्यवर्ती सुरक्षात्मक सूट 10 मिलियन, मेरे मालिक की प्रिय तलवार के बराबर कीमत। लू चेंझोउ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया था कि ये मध्यवर्ती सुरक्षात्मक सूट मध्यम स्तर के शून्य प्राणियों से बचाव कर सकते हैं और मध्यम कैलिबर की राइफल की गोलियों का भी सामना कर सकते हैं, जिससे प्रभाव कम हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट की असाधारण शारीरिक क्षमता को देखते हुए अधिकांश गोलीबारी कोई चिंता का विषय नहीं है। अत्याधुनिक सामग्रियों से बना यह उन्नत सुरक्षात्मक सूट 30 मिलियन मूल्य के वर्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर से सुसज्जित है। ये सूट शहर में 10 घरों की कीमत के बराबर है। ये पढ़कर लू चेंझोउ की आंखें चौड़ी हो गईं। यह उन्नत सुरक्षात्मक सूट बड़ी राइफल की गोलियों को भी भेदने से रोक सकता था और उच्च स्तरीय शून्य प्राणियों का सामना होने पर यह स्वचालित रूप से एक आभासी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता था, जो कुछ समय तक प्रतिरोध करने में सक्षम था। ऐसे वस्त्र के साथ, जब तक आप तैरते स्तर से परे शून्य प्राणियों का सामना न करें या शहरी क्षेत्र से बहुत दूर न हो, तब तक पुलिस के आने तक आप टिके रह सकते थे। एकमात्र कमी इसकी कीमत थी। बिल्कुल, सुरक्षा कवच की गोलीरोधी विशेषता केवल पारंपरिक आग्नेयास्त्रों से लैस आपराधिक तत्वों के लिए थी। दाशिया सेना के पास कुछ अत्याधुनिक व्यक्तिगत आग्नेयास्त्र तकनीक थी, लेकिन आपराधिक तत्वों के उपकरण अक्सर सेना के उपकरणों से पुराने थे, जो फिलहाल चिंता का विषय नहीं है। इस युग में पैसा ही जीवन है। लू चेंझोउ ने देखा कि मध्यवर्ती और उन्नत सुरक्षात्मक सूट वॉर्ड ब्लेड्स की तरह ही स्टॉक से बाहर हो गए थे। प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों की मांग को पूरा करने के लिए इनका उत्पादन बहुत कम था। कुछ लोगों के लिए 30 मिलियन तो बस मामूली रकम थी। लू चेंझोउ के पास पैसे आ जाने पर वह अपने लिए और अपने माता पिता दोनों के लिए एक एक एडवांस्ड वॉर्ड प्रोटेक्शन सूट जरूर खरीदेगा। ये सूट सामान्य लाइनर की तरह पहने जा सकते थे, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे, और इन्हें धोने की जरूरत नहीं थी। इनमें जबरदस्त लचीलापन और मजबूती भी थी। ये तब तक पहनने लायक रहते थे जब तक कोई पश्चिमी लड़ाकों की तरह विशालकाय न हो जाए। भले ही मैं बाद में मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं, दुश्मनों और शून्य शक्तियों का सामना करते समय अतिरिक्त सुरक्षात्मक सूट पहनना सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है और मैं इसका उपयोग लंबे समय तक कर सकता हूं। बेशक, औपचारिक प्रतियोगिताओं में तकनीकी सुरक्षा सूट पहनना अनुमत नहीं होगा। हालांकि प्रतियोगिताओं में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, यहां तक कि सू सिटी एक्सचेंज मैचों में भी ग्रैंडमास्टर्स द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। लू चेंझोउ को प्रतियोगिता के दौरान हत्या किए जाने की चिंता नहीं थी। बचत शुरू कर देनी चाहिए। उसका इरादा सबसे पहले एक निम्न स्तरीय सुरक्षात्मक सूट खरीदने का था, जिससे बाहर निकलने पर उसकी सुरक्षा में काफी सुधार होगा। तकनीक और मार्शल आर्ट के संयोजन से कवच की तरह लू चेंझोउ खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता था। 10 जनवरी, शीतकालीन परीक्षा निर्धारित समय पर आ गई और सू शहर में ठंडी हवा चलने लगी। लिखित परीक्षा के लिए कक्षा के अंदर मौजूद सभी छात्र बेहद घबराए हुए थे। उनमें सबसे ज्यादा घबराया हुआ व्यक्ति लियू हुआन था। वह ये श्रेणी प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने जूनियर वर्ष में 7वीं रैंक हासिल कर ली थी और हाल ही में महत्वपूर्ण हुआ क्षेत्र को समझ लिया था, जिससे उसे लग रहा था कि उसके पास मौका है। अब सू शहर के परिसर में कर्मचारियों की कमी के कारण शायद थोड़ी नरमी बरती जाए। कक्षा के पीछे लू चेंझोउ ने मार्शल आर्ट्स इतिहास का परीक्षा प्रश्नपत्र 20 मिनट पहले ही पूरा कर लिया था। पिछली गर्मियों की परीक्षा में वह देर से आया था और प्रश्नपत्र पूरा भी नहीं कर पाया था। उसने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया और अवकाश के दौरान अभ्यास मैदान में चला गया।
उसने इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया? वेन तियांगे से भी तेज। धिक्कार है, क्या चेंजू इस लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने जा रहा है? सभी लोग मन ही मन आश्चर्यचकित थे। चाहे मार्शल आर्ट हो या शिक्षा, वर्तमान लू चेंजू निस्संदेह एक शांत, दुर्जय दानव राजा था। कई लोगों ने गुप्त रूप से उसे अपना लक्ष्य बना लिया था। 2 दिन बाद लिखित परीक्षा समाप्त हो गई। उस शाम विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम अभी अभी घोषित किए गए थे और शाम की कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि वेन तियांगे ने रिपोर्ट कार्ड पकड़ा हुआ था और सभी की निगाहें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं। वह थोड़ी देर रुका, फिर लू चेंजू की ओर देखते हुए बोला, प्रथम स्थान वेन तियांगे 766 अंक। दूसरा स्थान लू चेंजू 753 अंक। वेन तियांगे की अजेय विरासत बरकरार थी, लेकिन ये बहुत ही करीबी मुकाबला था। लू चेंजू ने लगभग उनकी विरासत को छीन लिया था और यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचकारी था। लू चेंजू के दूसरे स्थान पर आने की खबर सुनकर सहपाठियों ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, चेंजू अभी भी इंसान जैसा दिखता है, राक्षस जैसा नहीं। मुझे तो लगभग यही लगा था कि वह कक्षा में टॉप करेगा। इस व्यक्ति की समझने और सीखने की क्षमता बहुत ही प्रबल है। इसके बाद वेन तियांगे ने उम्मीद से भरी लियू हुआन की ओर देखा और आगे कहा, चौथा स्थान लियू हुआन 714। लियू हुआन दिल खोलकर हंसा और उत्साह से अपनी जांघ पर थपकी दी। लिखित परीक्षा में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और उन्हें कक्षाएं प्राप्त करने की आशा थी। अगले दिन मार्शल आर्ट्स का वास्तविक मूल्यांकन आ गया। छात्रों के प्रवेश संख्या के आधार पर व्यवस्थित की गई इस सूची में लू चेंजू अंतिम से तीसरे स्थान पर थे। उनके बाद 2 स्थानांतरित छात्र थे। लियू हुआन सबसे पहले बाहर निकले, उनका आत्मविश्वास बरकरार था। कुछ ही देर में वह वापस आया, उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी। शिक्षकों ने उसे उसके मूल्यांकन के नतीजे स्पष्ट रूप से नहीं बताए थे, जिसका मतलब था कि उसे भी क्लास ए मिलने की संभावना थी। टाइगर टीथ गर्ल, लियू क्वानहाई और कक्षा के अन्य उत्कृष्ट छात्र सहित 3 प्रमुख सदस्य अभी भी बी श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे। वास्तव में बी श्रेणी में बने रहना ही सराहनीय था। ऐसे लोग 4 वर्षों की लगन के बाद ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए रुक सकते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, अधिकांश छात्र प्रसन्न भावों के साथ कक्षा में लौट आए। सभी उत्तीर्ण हो गए थे, सिवाय एक छात्र के जो पूरी तरह से निराश लग रहा था। स्पष्ट रूप से उसका जाना तय था। अंत में प्रशिक्षण मैदान में लू चेंजू की बारी थी। यू झेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, तुम वापस जा सकते हो, तुम्हारा चयन पहले ही आंतरिक रूप से एक कक्षा के लिए हो चुका है। तुम अपने सहपाठियों को जल्दी अलविदा कह सकते हो और ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ाई शुरू कर सकते हो और अपने कॉलेज जीवन का आनंद ले सकते हो। निर्णायक मंडल लू चेंजू के प्रतियोगिता वीडियो पहले ही देख चुका था, मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वे लू चेंजू को क्लास ए की श्रेणी में नहीं रख पाते तो इसका मतलब केवल यही होता कि निर्णायक मंडल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लू चेंजू ने उन्हें धन्यवाद दिया, उनका दिल शांत था और वे मुड़कर कक्षा में लौट गए। क्लास ए तो उनके लिए सिर्फ शुरुआत थी। लू चेंजू को इतनी जल्दी वापस आते देख सभी सहपाठी दंग रह गए। लियू क्वानहाई ने पूछा, चेंजू, तुम परीक्षा नहीं दे रहे हो? लियू हुआन ने ईर्ष्या से कहा, मूल्यांकन किस लिए? उसे तो निश्चित रूप से छूट मिल गई है और सीधे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है। टाइगर टीथ गर्ल हंस पड़ी, चेंजू, तुमने सू सिटी ड्रैगन मार्शल में पहले ही आधार तैयार कर दिया है। पेड़ लगाओ ताकि हम बाद में उनकी छांव का आनंद ले सकें। जब हम पहुंचे तो ऐसा मत दिखाना कि तुम हमें नहीं जानते। सभी को ईर्ष्या हो रही थी और कुछ लोग थोड़ी जलन भी महसूस कर रहे थे। ये सब मानव स्वभाव का हिस्सा है। वे अधिक प्रसन्न और अनिच्छुक थे। शीर्ष स्कोर के बिना ऐसा लग रहा था जैसे प्रेरणा कम हो गई हो। तो मैं ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप सभी का इंतजार करूंगा। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद लू चेंजू ने दिखावा करना बंद कर दिया। उसने अपने पत्ते खोल दिए, वो कक्षाएं छोड़कर सीधे विश्वविद्यालय जा रहा था। उसके शिक्षक ने उसे बताया कि उसे सू सिटी ड्रैगन मार्शल में प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में रखा गया है। उसके भावी सहपाठियों की या तो हड्डियां बेहद मजबूत होंगी या वे सहज ज्ञान से प्रतिभाशाली होंगे। उन्हें अंदर से दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह और प्रेरणा भी थी। मार्शल आर्ट का मतलब है लगातार नई ऊंचाइयों पर चढ़ना और ताकतवरों का पीछा करना। 14 जनवरी शाम। इस बार वेन तियांगे ने सबको डिनर पर बुलाया था।
यहाँ तक कि जो छात्र बाहर हो गए थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। आखिर हम सब कभी सहपाठी थे, किस्मत ने हमें एक साथ ला दिया था। एक सहपाठी ने कहा, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे द्वितीय वर्ष के छात्रों के बाहर होने की दर घट रही है, और यह प्रथम और तृतीय वर्ष के छात्रों की तुलना में काफी कम है? ये सब पढ़ाई के बादशाह चेंजोऊ की वजह से है। जब भी मैं आलस करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लू चेंजोऊ देर रात तक अथक परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं, और मुझे भी वही करने की तीव्र इच्छा होती है। चेंजोऊ, आपने 10 वर्षों तक इतनी निरंतर मेहनत कैसे बरकरार रखी? कोई भी थोड़े समय के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन इसे हर दिन करना बहुत मुश्किल है। लू चेंजोऊ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मार्शल आर्ट को सिर्फ एक शौक की तरह लें। लियू हुआन को अचानक यह एहसास हुआ। समझ गया, मार्शल आर्ट के प्रति दीवानगी होनी चाहिए। तीनों पुराने सहपाठियों को विदाई देते समय सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। दावत के बाद लियू हुआन ने मजाक में कहा, चेंजोऊ, जाने से पहले हमसे कुछ कहना। चलो तुम्हारे लिए विदाई पार्टी की तारीख तय कर लेते हैं। आखिरकार हम तुमसे छुटकारा पा रहे हैं, पढ़ाई के बादशाह। ये जश्न मनाने लायक बात है। ठीक है। ... समय एक तीर की तरह उड़ता है। देखते ही देखते 28 जनवरी आ गई। दर्द हो रहा है क्या? वांग गैंग ने अपनी सुनहरी हथेली को घुमाया और लगातार लू चेंजोऊ के ऊपरी शरीर पर थप्पड़ मारे, जिसकी गूंज पूरे परिसर में सुनाई दी, जो राहगीरों के लिए एक सामान्य दृश्य था। लगे रहो, दर्द नहीं हो रहा, और जोर से मारो। बुरा नहीं है चेंजोऊ, तुम्हारी अरहत कला में बहुत सुधार हुआ है। लगता है तुमने शीतकालीन परीक्षा से पहले इन दिनों खूब मेहनत की है। मेरी लौह जांघों की कला भी महारत हासिल करने के करीब है। जब आप इसमें पूरी तरह से माहिर हो जाएं, तब मुझे सिखा देना। चिंता मत करो, भले ही इसे आयरन शील्ड स्किल कहा जाता है, लेकिन असल में यह आपके शरीर के मुख्य भाग को मजबूत करने के बारे में है, ताकि आपके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जा सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं या नहीं? शायद बाद में। ठीक है, जब मैं इसमें माहिर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वांग गैंग लू चेंजोऊ के शरीर पर थप्पड़ मार रहा था, जो काले रंग से रंगा हुआ था और उस पर हल्की सुनहरी चमक थी, और उसने पूछा, क्या तुमने हाल ही में गोल्डन जेड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया है? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। कुछ देर तक क्रॉस हिटिंग का अभ्यास करने के बाद वांग गैंग वहां से चले गए। लू चेंजोऊ ने उसे पुकारा, वैसे भाई वांग, हो सकता है कि मैं अगले महीने यहां न रहूं। ये सुनकर वांग गैंग के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया और उसके दिल में अनिच्छा की भावना उमड़ पड़ी। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें बाहर कर दिया गया है? ये तो नामुमकिन है। क्या ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अंधी हो गई है? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बाहर भी कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरे साथ गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी चल सकते हो, वो तो और भी शानदार है। मैं तुम्हें बता दूं, गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर में क्रॉस ट्रेनिंग का माहौल पूरे देश में सबसे अच्छा है। वांग गैंग लू चेंजोऊ के साथ सहपाठी बनने के लिए बेताब था। मार्शल आर्ट के मार्ग पर समान विचारधारा वाले मित्र का होना अकेले न होने का संकेत था। लू चेंजोऊ मुस्कुराए और बोली, नहीं, मैं अगले महीने ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की शाखा में बिना परीक्षा दिए प्रवेश लूंगा। वांग गैंग कुछ देर रुका, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने गलत तो नहीं सुना। तो आप वाकई एक असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। आपने यह बात पहले क्यों नहीं कही? लू चेंजोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हार्ट किगोंग में प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित समय निर्धारित कर सकते हैं। लू चेंजोऊ वांग गैंग को खोना नहीं चाहता था, जो उसका एक ऐसा दोस्त था जो उसके जुनून को साझा करता था। वांग गैंग ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में आपके स्कूल तक दौड़कर पहुंच सकता हूं, या स्टोन लेक तैरकर पार कर सकता हूं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं शाओलिन की 72 कलाओं में से वेव रैपिंग स्किल सीखना चाहता हूं। वेव रैपिंग स्किल एक तृतीय श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, जो कोई हल्की फुल्की पानी में तैरने की कला नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से पानी के भीतर युद्ध के लिए एक युद्ध तकनीक थी। इसमें निपुणता प्राप्त करने पर सांस लेने की क्षमता लहरों में तैरती चांदी की काप मछली की तरह लंबी हो जाती थी, और इसे मार्शल आर्ट का एक अपरंपरागत रूप माना जाता था। लू चेंजोऊ अवाक रह गई। भाई वांग, सावधान रहें कि एक साथ कई असंबंधित कौशलों का अभ्यास न करें। इससे आपकी साधना में देरी हो सकती है। वह वांग गैंग जैसे व्यक्ति को ही इस तरह की सलाह देने की जहमत उठाता, किसी और को नहीं। वांग गैंग हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे बस इसमें दिलचस्पी है।
मैं सिर्फ मजे के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे अपनी प्राथमिकताएं पता है। अपनी ताकत के दम पर मैं गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लू चेंझोउ ने इस बात पर ध्यान दिया। इस व्यक्ति को अप्रचलित तकनीकों का अभ्यास करना पसंद था। आधी रात तक अपने छात्रावास में लौटकर लू चेंझोउ ने आराम नहीं किया। उसने अपने छोटे से प्रशिक्षण साथी को जगाया, उसकी शक्ति को अधिकतम किया, रबर के आवरण हटाए और इतनी जोर से उसके ऊपरी शरीर पर प्रहार करने लगा कि सामान्य लोगों की त्वचा फट सकती थी। उसने दर्द को चुपचाप सहन किया। जब उसे लगा कि बस बहुत हो गया, तो उसने तुरंत तैयार किया हुआ गोल्डन जेड मरहम लगा लिया। उफ! अपने घावों को भरते और शरीर में समाहित होते औषधीय गुणों को महसूस करते हुए वह दर्द से कराह उठा। समय बर्बाद किए बिना उसने बाघ आत्मा दिव्य मुट्ठी के साथ अपना अभ्यास जारी रखा। 29 जनवरी फांगशान मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता कल थी। लू चेंझोउ सुबह जल्दी उठकर टाइगर गार्डन में बॉक्सिंग का अभ्यास करने गया और हमेशा की तरह अपने मार्शल आर्ट्स पैनल को खोलकर खुशी का भाव प्रकट किया। अर्हत कौशल, निपुणता 100%, छोटी सफलता 1%। उसने बाथरूम के शीशे में खुद को देखा। मूल हरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और एक धुंधली काली चमक में बदल गई। ये काले जैद मरहम के काले रंग जैसा नहीं था, बल्कि पारदर्शी लोहे की धूल की एक परत जैसा था। लू चेंझोउ ने इसे थपथपाया और सचमुच धातु से धातु टकराने जैसी आवाज आई। लौह बुद्ध अर्हत शरीर प्राप्त कर लिया गया है। हार्ड किगोन के अभ्यास को 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया था। एक चरण था लगातार अभ्यास करना और दूसरा चरण था शरीर का स्वयं उपचार और सुदृढ़ीकरण। पिछली रात की नींद ने उन्हें अर्हत कौशल के लिए ब्रेक थ्रू दायरे में पहुंचने में मदद की, जो पहले से ही चरम सीमा पर था, क्योंकि उनके शरीर ने स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया था। इसीलिए मार्शल आर्ट के अभ्यास में काम और आराम का सही संतुलन जरूरी होता है, जिससे शरीर को अनुकूलन और विकास का समय मिल सके। अन्यथा आप खुद को थका देंगे और अपनी सारी क्षमता खो देंगे। लू चेंझोउ ने खुद से बड़बड़ाया। सतह पर मौजूद ये काली झिल्ली वही लौह परत होनी चाहिए जिसके बारे में गुरुजी ने बात की थी। ये लंबे समय तक किए गए क्रॉस ट्रेनिंग, कठोर परत बनने और एक्यूपॉइंट की रहस्यमय शक्ति से हुए परिवर्तन का परिणाम है। अपने लौह बुद्ध अर्हत शरीर के साथ मैं प्रतियोगिता में अच्छी रैंक हासिल कर पाऊंगा। चलिए लौह बुद्ध अर्हत शरीर के वास्तविक प्रभाव का परीक्षण करते हैं। लू चेंझोउ एक फल काटने वाला चाकू लेकर आए और उसने मरहम तैयार किया। उसने एक सामान्य व्यक्ति की ताकत से तेज धार वाले ब्लेड को काली फिल्म पर चलाया, मानो रबर काट रहा हो। अगर वह और जोर लगाता तो शायद वह फिल्म को काट देता, लेकिन उसकी मजबूत मांसपेशियां ब्लेड को ज्यादा अंदर जाने से रोक देती। छठे रैंक के उसके शरीर को देखते हुए चोट मामूली ही होती, बस एक छोटा सा कट जिसे मरहम से जल्दी ठीक किया जा सकता था। उसने वार करते हुए काली झिल्ली को अपेक्षाकृत आसानी से भेद दिया। वह वहीं रुक गया, ब्लेड को बाहर निकाला और अपनी आंखों के सामने लोहे की परत को धीरे धीरे ठीक होते हुए देखने लगा। नुकीली वस्तुओं से वार करना अभी भी काफी खतरनाक हो सकता है। बहरहाल, अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता के साथ अगर हथियारों से लैस वयस्कों का एक समूह भी एक साथ उस पर हमला कर दे तो वह आसानी से उन सभी को ढेर कर सकता है। अगर उस पर कुछ बार चाकू से वार भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये लगभग वही था जिसे प्राचीन युग में तलवारों और भालों से अभेद्य कहा जाता था। बेशक फिर भी यह उच्च तकनीक वाले कवच से मिलने वाली सुरक्षा की तुलना में कमतर साबित हो सकता है। उस शाम लू चेंझोउ ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और लियू हुआन की तलाश में निकल पड़ा। वह कक्षा अध्यक्ष के साथ अपने कौशल की तुलना करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि वह 7वें रैंक के हुआ क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले कहाँ खड़ा है, लेकिन पारिवारिक मामलों के कारण लियू हुआन को छुट्टी लेनी पड़ी और वह फांगशान मार्शल प्रतियोगिता में भाग भी नहीं ले पाएगा। बहुत दुख की बात है, उनमें शीर्ष 10 में शामिल होने की क्षमता थी। अगले दिन भोर हो गई। हमेशा की तरह अपना प्रशिक्षण समाप्त करने और नाश्ता करने के बाद लू चेंझोउ जल्दी से फांगशान की ओर चल पड़ा। आज सैन्य बैठक का दिन था और यह चिड़ियाघर में आयोजित की गई थी। मास्टर वांग विशेष अतिथि निर्णायक के रूप में सू शहर के 2000 से अधिक प्रतियोगियों के साथ प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे, जिनमें से प्रत्येक मध्यम स्तर के प्रतियोगियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला था। प्रतिभागियों का स्तर इतना उच्च था कि 100 अकादमियों के बीच होने वाले पारस्परिक मुकाबलों में केवल कुछ ही प्रतियोगी अच्छे स्थान प्राप्त कर पाते। लू चेंझोउ का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं था। शीर्ष 100 में जगह पक्की करें, शीर्ष 30 में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करें।
कुछ अतिरिक्त पैसे कमाएं और फिर अपने हाई स्कूल के दिनों को पूरी तरह से अलविदा कह दें। फैंगशान पिंजरे के अंदर बाघ भाई असहनीय रूप से जम्हाई ले रहा था। टाइगर गार्डन के सामने का चौक चहल पहल से भरा हुआ था, जिसमें युवा चेहरों के समूह दिखाई दे रहे थे, जिनमें से प्रत्येक किसी को भी बेतरतीब मुक्कों से ढेर करने में सक्षम लग रहा था। यह एक बेहद भयावह विचार था। कल से ही चौक पर 5 मानक मंच स्थापित किए गए थे। प्रतिभागियों की भारी संख्या के कारण 2000 प्रतिभागियों को 5 समूहों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक समूह से शीर्ष 25 प्रतिभागी फाइनल में पहुंचे। इसके बाद शीर्ष 12 और 30 प्रतिभागियों का निर्धारण करने के लिए उन्हें एलिमिनेशन और रिवाइवल राउंड से गुजरना पड़ा। प्लेटफार्मों के चारों ओर 24 उच्च विद्यालयों के दर्शकों के बैठने की व्यवस्था दक्षिणावर्त दिशा में की गई थी, जिनमें सीकिंग पाथ 4 पैलेसेस, बुद्धिस्ट 5 स्कूल्स, स्वॉर्ड डिस्कशन 6 कॉलेजेस और 9 ग्रेड्स ऑफ तियानशिया शामिल थे। बुद्ध दाव संस्कृति का मार्शल आर्ट पर गहरा प्रभाव रहा है। प्राचीन काल में ये विश्व के संप्रदायों का एक प्रमुख घटक था, इसलिए इसका लंबा इतिहास और मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में अपेक्षाकृत उच्च स्थान है। तियानशिया के 9 महान शासक सबसे कम उम्र के थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वे सबसे कमजोर थे। इसके विपरीत गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी, जो एक उभरती हुई प्रतिभा थी, समग्र शक्ति के मामले में ड्रैगन एंड टाइगर अकेडमी के बराबर पहुंच चुकी थी। ड्रैगन एंड टाइगर अकेडमी लंबे समय से विश्व भर के मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में अग्रणी रही थी। सर्दियों की धूप दर्शक दीर्घा पर पड़ रही थी, जहां 24 स्कूलों के शिक्षक और मार्शल आर्टिस्ट दुर्लभ रूप से एकत्रित होते थे। उनका अपार चिरक्त और गति आपस में मिलकर पर्वत शिखर पर छाए कोहरे को दूर कर देती थी। ड्रैगन सिटी परिसर के भीतर छात्र जोशपूर्ण चर्चा में लगे हुए थे। फैंगशान में इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, वाकई डरावना है। लू चेंझुओ ने पहली बार इतने सारे मार्शल आर्टिस्टों को देखा था। सचमुच ये काफी चौंकाने वाला है। यहाँ रहते हुए कौन सी शून्य शक्तियां आक्रमण करने की हिम्मत करेगी। उनका चिरक्त एक विशाल दीवार की तरह था, जो आसानी से सभी बुराइयों को दूर भगा देता था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सू शहर सरकार के एक युवा अधिकारी ने बेहद संक्षिप्त भाषण दिया। वह जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट आधिकारिक शब्दावली और खोखली बातों से नफरत करते हैं, जो उसकी अच्छी आत्म जागरूकता को दर्शाता है। मैं फांगशान मार्शल सभा के प्रारंभ की घोषणा करता हूँ। उसके शब्द समाप्त होते ही फांगशान की चोटी से अचानक एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी, जिसमें एक प्राचीन और प्रभावशाली आभा थी। हवा और बादलों से घिरी एक आकृति प्रकट हुई, जिसके पीछे आकाश में 5 पंजों वाला एक स्वर्णिम अजगर कुंडली मारे हुए दिखाई दे रहा था। ये तो मास्टर वांग है। एक स्वर्णिम तारा ड्रैगन का निर्माण। क्या यह अजगर है? क्या ये पौराणिक कथाओं का कोई जीव नहीं है? बेशक यह नकली है। यह मास्टर वांग का चीपो ही होगा, है ना? ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के दिव्य चमत्कार साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए समझ से परे हैं। वे केवल अनुमान और कल्पना पर ही भरोसा कर सकते हैं। मास्टर वांग का शरीर स्टैंड के पास एक अनोखे देवदार के पेड़ पर हल्के से उतरा। वे जंगल में बसे एक सच्चे अमर की तरह पालथी मारकर बैठ गए। उनकी निगाहें शांत थीं। आगे बढ़ो, मैं देखूंगा। ग्रैंड मास्टर की उपस्थिति ने प्रतियोगियों को प्रत्याशा और घबराहट के मिले जुले भावों से भर दिया। लू चेंझुओ को पहले समूह में रखा गया था। उसने सूची पर नजर डाली। युआन झेगांग, लियू क्वानहाई। उम्मीद है मेरा सामना अपने ही लोगों से न हो। हम मैजिक सिटी मार्शल यूनिवर्सिटी का ये शियाओ। क्या वही लड़का नहीं है जिसने उस दिन मेरे मौके को बर्बाद करने की कोशिश की थी? लू चेंझुओ की निगाहें तेज हो गईं। वह गहरी सोच में डूब गया। उसने इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की थी। अब उसकी साधना का स्तर अधिक से अधिक 5वां रैंक हो सकता है, निश्चित रूप से उसके मुकाबले का नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरी जोड़ी इसी व्यक्ति के साथ बनेगी। लू चेंझुओ के मन में अभी भी थोड़ी सी नाराजगी थी। वह इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़के को सबक सिखाना चाहता था। रोमांचक नॉकआउट चरण शुरू हो गया। पहले दौर में लू चेंझुओ का प्रतिद्वंदी प्रथम वर्ष का तृतीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था। लू चेंझुओ ने उसे बिना किसी प्रयास के हरा दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने लू चेंझुओ की प्रतिष्ठा के बारे में पहले ही सुन लिया था और उसने बहुत पहले ही संघर्ष छोड़ दिया था। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। ड्रैगन सिटी का एक चौथे दर्जे का दुश्मन। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई लू, मैं प्रथम वर्ष की छात्रा चेन किंग हूं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। अगर अपने सहपाठियों के सामने बेइज्जती का डर न होता तो चेन किंग पहले ही आत्मसमर्पण कर देता। चेन किंग ने आक्रमण की पहल की। उसकी हरकतें तेज और जटिल थीं।
उसका दाहिना हाथ फुर्तीले सांप की तरह कांपता हुआ पलक झपकते ही सीधा होकर लू चेंझोऊ के चेहरे की ओर बढ़ा, लेकिन लू चेंझोऊ ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। टकराना। अपने हाथ की हथेली से पेट पर हल्के से प्रहार करते हुए चेन किंग रिंग से बाहर जा गिरा। संभलने के बाद चेन किंग ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। दया दिखाने के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर। कोई बात नहीं। क्योंकि प्रतियोगियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए पहले दिन 2 दौर के मुकाबले हुए और अंत में प्रत्येक समूह से शीर्ष 100 की सूची निर्धारित की गई, जिसमें 5वीं रैंक से ऊपर की साधना करने वालों ने आसानी से अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। लू चेंझोऊ ने गुप्त रूप से ये जियो पर नजर रखी। ये व्यक्ति भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी क्षमता काफी अच्छी थी। वेन तियांगे, टाइगर टीथ गल और छठे रैंक के अन्य शक्तिशाली खिलाड़ी आसानी से अगले राउंड में पहुंच गए। टूर्नामेंट का पहला दिन बिना किसी खास रोमांच के बीत गया और दूसरे दिन के तीसरे और चौथे राउंड सुचारू रूप से संपन्न हुए। लू चेंझोऊ ने 5वें रैंक के प्रतिद्वंद्वी को हराकर अपने समूह के शीर्ष 25 में जगह बनाए और न्यूनतम पुरस्कार ब्राइट गॉड नंबर 1 की 2 बोतलें, जो 1 महीने के लिए पर्याप्त है, हासिल कर ली। कुछ आसान मैचों से उसने 200,000 कमा लिए। हाई स्कूल छोड़ने के बाद पैसा कमाना इतना आसान नहीं होगा। लू चेंझोऊ के आश्चर्य के लिए ये शियाओ का भाग्य किसी कुत्ते जैसा था। केवल 5वें रैंक का होने के बावजूद वह छठे और 7वें रैंक के साधना स्तर वाले योद्धाओं के शीर्ष 25 समूह में जगह बनाने में कामयाब रहा था। 1 फरवरी, आज फाइनल का दिन है। उस दिन जी शुवांटोव ने स्कूल को सूचित कर दिया था और वह फांगशान कैंपस भी पहुंच गया था। शीर्ष 100 प्रतीक्षा कक्ष में लू चेंझोऊ को देखकर उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। जैसा कि उम्मीद थी, टॉप 100 में जगह बनाना उनके लिए बहुत आसान था। जी शुवांटोव को पता था कि उनके शिष्य का ची ब्लड 7वें रैंक के करीब पहुंच रहा है। लू चेंझोऊ में केवल एक ही कमी थी और वह थी हुआ क्षेत्र की समझ। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसमें समझ की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उसके ची रक्त का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और उसकी कौशल संबंधी समझ अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। वास्तव में शीर्ष 100 में हुआ क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले 7वें रैंक के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या संभवतः केवल आधी ही थी। हुआ क्षेत्र के बिना क्यूई रक्त में वह थोड़ा सा अंतरपूर्ण दमन पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। चेंझोऊ के पास लौह बुद्ध अर्हत शरीर है जो उसका गुप्त तुरुप का पत्ता है। छठे दर्जे के शिखर पर होने के नाते जो आंतरिक और बाहरी दोनों कौशलों का अभ्यास करता है, वह हुआ क्षेत्र में महारत हासिल करने वालों के खिलाफ भी लड़ाई के योग्य है। जी शुवांटोव ये जानकर हैरान रह गया कि लू चेंझोऊ ने अर्हत कौशल में छोटी सी सफलता हासिल कर ली है। उसे याद आया कि लू चेंझोऊ ने इसे केवल 3 महीने पहले ही महारत हासिल की थी और उसने इतनी तेजी से प्रगति की उम्मीद नहीं की थी। क्रॉस ट्रेनिंग में माहिर होने का मतलब क्या है? सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं और फाइनल का पहला दौर शुरू हो गया। लू चेंझोऊ का मुकाबला उनके नियत प्रतिद्वंदी से हुआ। जब उसने वह नाम देखा तो उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। मैजिक सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये शियाओ। उसकी लोहे की मुट्ठी पहले से ही प्रत्याशा से खुजली कर रही थी। दोनों रिंग में आए। ये शियाओ ने लू चेंझोऊ की ओर देखा, उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। दरअसल ये वही है। चेन युआन की रिपोर्ट के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये शियाओ को अंदर ही अंदर कायरता का एक हल्का सा एहसास हुआ। वह जानता था कि लू चेंझोऊ पहले ही छठे स्थान पर पहुंच चुका है। वह हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन अब तक टूर्नामेंट में किसी ने भी स्वेच्छा से हार नहीं मानी थी, इसलिए उसे खुद को संभालकर लड़ना पड़ा, अन्यथा उसकी बहुत बदनामी हो जाती। लू चेंझोऊ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सहपाठी ये कृपया आगे बढ़ें। विभिन्न मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के कारण उसकी गलतियों की दर औसत व्यक्ति से कहीं अधिक थी। कभी कभार कुछ चोटें लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। 50 चालों के बाद जू जियुतियान पिछड़ने लगा। तभी लू चेंझोऊ ने अपनी घातक चाल चली, बाएं हाथ से धक्का देकर बचाव किया और दाएं हाथ से एक जोरदार वार किया, मानो पेट पर भाले की तरह निशाना साधा हो। पंच किसी अजगर की तरह दहाड़ा, गूंजती हुई ध्वनि के साथ कंपन करता हुआ। टक्कर के कारण जू जियुटियन पीछे की ओर जा गिरे। मैंने खोया। वह ची ब्लड से लथपथ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी क्षमताओं में अंतर बहुत अधिक था। लू चेंझोऊ का सामना करते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो वह 7वें दर्जे के योद्धा से लड़ रहा हो। लू चेंझोऊ शीर्ष 25 में सफलतापूर्वक जगह बनाने में कामयाब रही। स्टैंड में बैठे ड्रैगन एंड टाइगर अकेडमी के छात्रों ने निराशा भरी आहें भरी। किसी ने स्टैंड की ओर चिल्लाकर कहा,
हार ची गोंग हद से ज्यादा बेशर्म है, भाई जू के पास चाहे वह लड़े या न लड़े कोई मौका नहीं है। अफसोस, समान स्तर की साधना के साथ जन्मजात मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोग अजेय होते हैं। छठे रैंक में उस निर्लज लू चेंझोऊ को कौन हरा सकता है? गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी के वान गैंग ने पलटवार किया। अगर आपको लगता है कि यह अनुचित है तो आप स्वयं हार ची गोंग का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह हार ची गोंग के छठे रैंक के अभ्यासी भी थे। दुर्भाग्य से किस्मत उनके साथ नहीं थी। समूह चरण के पहले दौर में उनका सामना 7वें रैंक के एक विशेषज्ञ से हुआ और वे तुरंत बाहर हो गए। अब भाई लू ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। दर्शक दीर्घा में लू चेंझोऊ ध्यानपूर्वक मैच देख रहे थे। युआन जिगान का सामना 7वें दर्जे के हुआ क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी से हुआ और वह 30 चालों से भी कम समय में पराजित हो गया। उसके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, हुआ क्षेत्र के इस्तेमाल से उन्हें आसानी से ध्वस्त कर दिया गया, यहाँ तक कि उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन भी नहीं हुआ। लू चेंझोऊ मन ही मन सोचने लगा, ये हुआ क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागीदारी ही मायने रखती है। वह अपने मौजूदा परिणामों से पहले से ही काफी संतुष्ट थे। फांगशान मार्शल आर्ट्स अखाड़ा। डिस्प्ले स्क्रीन पर शीर्ष 25 प्रतियोगियों की अंतिम सूची का खुलासा किया गया, जिनमें से लगभग सभी ने 7वें स्थान से शुरुआत की। 8वें स्थान पर भी कई व्यक्ति थे जो बाकी सभी से कहीं आगे थे। सूची में केवल लू चेंझोऊ छठे स्थान पर ही रह गए, जो वहां बेमिल लग रहे थे। मंच के नीचे लू चेंझोऊ प्रत्याशा से भरी हुई थी। अब मेरा मुकाबला वाकई कुशल प्रतिद्वंद्वियों से होगा। इस बिंदु तक, यहां तक कि जू जियूटियन से लड़ते समय भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वह देखना चाहता था कि क्या वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर 7वें रैंक की शक्ति को हिला सकता है। हार भी जाऊं तो मुझे शर्म नहीं आएगी। लू चेंझोऊ ने आराम करने और तरोताजा होने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। दर्शक दीर्घा में टाइगर टीथ गल और अन्य लोग जयकारे लगा रहे थे। चेंझोऊ, आगे बढ़ो। कुछ लोगों ने अपनी चिंता भी व्यक्त की। अब जबकि सभी कम से कम 7वें रैंक पर हैं, चेंझोऊ के लिए स्थिति कठिन लग रही है। अगर उसे बाय मिल जाए तो ठीक रहेगा। बाय मिलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जिन्हें बाय मिलता है उन्हें एलिमिनेशन राउंड के लिए शीर्ष 12 प्रतियोगियों में से किसी एक को चुनना होता है, इसलिए उन्हें अभी भी 7वें और 8वें रैंक के अधिक मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, काश लियू हुआन यहाँ होती। होन फू चिल्लाया। चेंझोऊ, ज्यादा मत सोचो, टाइगर फॉर्म अजेय है। चाहे तुम अपने प्रतिद्वंदी को हरा सको या नहीं, तुम्हारे पास हर चीज को दरकिनार करते हुए हार मानने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। उस विचित्र चीड़ के पेड़ पर युद्धों को देखते हुए स्वर्गीय ढेर का अभ्यास कर रहे मास्टर वांग ने कहा। छठे रैंक का मुकाबला 7वें रैंक से। मुझे अपने सुनहरे दिनों की याद आ गई। ... नए मुकाबलों के नतीजे आ गए हैं। लू चेंझोऊ ने अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखा। एमई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय झो जिकिंग, वरिष्ठ कक्षा 5 बौद्ध स्कूलों में से एक, एमी मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय अध्यक्ष ली शियुयन के साथ। मैच शुरू होने के बाद लू चेंझोऊ मंच की ओर चले गए। उनके सामने छोटे बालों वाली एक महिला खड़ी थी, जिसमें जीवंत और सुरुचिपूर्ण भाव झलक रहा था। वह थोड़ी असहज लग रही थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहा, तलवारबाजी मेरी खासियत है। दुर्भाग्य से फांगशान सभा में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपसे लड़ने के लिए केवल अपनी मध्यम रूप से अभ्यास की हुई स्वेलो फॉर्म फिस्ट तकनीक का ही उपयोग कर सकता हूं। मुकाबलों में हथियारों का इस्तेमाल बेहद जोखिम भरा था। मार्शल आर्टिस्टों के पास संपर्क के समय खुद को नियंत्रित करने की क्षमता न होने के कारण आसानी से जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती थीं। इसलिए मार्शल आर्टिस्टों द्वारा आयोजित औपचारिक प्रतियोगिताओं में माचेटी, बड़ी छुरी का इस्तेमाल प्रतिबंधित था। जहां तक हानिरहित प्रॉप हथियारों के इस्तेमाल की बात है, तो वे मुक्के और लात का भी इस्तेमाल कर सकते थे। झो जिकिंग लड़ाइयों को देख रही थी और वह 8वें रैंक के शक्तिशाली योद्धाओं से नहीं, बल्कि छठे रैंक के कनिष्ठ योद्धा लू चेंझोऊ से सबसे अधिक प्रभावित हुई, जो हार किगोन का अभ्यास करता था। उसे डर था कि कहीं वह गलती से हार न जाए और 7वें रैंक के लिए कलंक न बन जाए, इसलिए उसने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए शुरुआत की। अगर वह इस तरह हार भी जाती तो शर्मिंदगी इतनी ज्यादा नहीं होती। बेशक उसके 7वें दर्जे के ची ब्लड के फायदे के कारण भले ही उसने हुआ क्षेत्र को पूरी तरह से नहीं समझा था, फिर भी हारने की संभावना कम थी। लू चेंझोऊ मुस्कुराए और बोली, मुझे स्वेलो फॉर्म फिस्ट की भी कुछ समझ है, वरिष्ठ बहन, आपसे सीखना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। झो जिकिंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया।
तो फिर तुम पहल कर सकते हो छोटे भाई। मैं विनम्रतापूर्वक इसका पालन करूंगा। आदान प्रदान के दौरान लू चेंझोऊ ने जोर से चिल्लाते हुए बाघ को अपने वश में करने का आह्वान मंत्र का जाप किया। रहस्यमयी शक्ति उनके स्पर्श बिंदुओं से प्रवाहित हुई, जिससे क्षण भर के लिए उन्हें दिव्य सहायता प्राप्त हुई। उनकी गति 7वें रैंक के झोउजिकिंग के बराबर थी, क्योंकि बाघ आत्मा दिव्य मुट्ठी ने उनके शरीर की क्षमता को थोड़े समय के लिए उत्तेजित करने का अवसर प्रदान किया, जिसका मतलब था शक्ति का विस्फोट। लू चेंझोऊ ने फ्लाइंग स्वेलोसी स्वीपिंग की शैली में आगे बढ़कर आक्रमण किया। 3 झांक की दूरी पर वह पलक झपकते ही पहुंच गया। झोउजिकिंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। क्या वह इसे स्वेलो फॉर्म की मामूली समझ कहता है? एक कोमल चीख के साथ उसने द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्ट गोल्डन स्वेलो डबल फ्लाइंग पाम का उपयोग किया और लू चेंझोऊ पर हमला किया, क्योंकि उसने इस पूरक मुक्केबाजी तकनीक को छोटी सफलता के स्तर तक प्रशिक्षित किया था। स्वेलो फॉर्म फिस्ट के कई प्रकार थे, लेकिन उनका सार और रहस्य आपस में जुड़े हुए थे और परिवर्तन के भीतर अपरिवर्तनीय थे। लू चेंझोऊ ने एक नज़र में देखा कि इस वरिष्ठ बहन की मुक्केबाजी तकनीक वास्तव में मजबूत नहीं थी। दरअसल उसे केवल तलवारबाजी ही आती थी। लू चेंझोऊ का दिल शांत हो गया। उसने तेजी से झोउजिकिंग की दूरी कम की। बाघ की आत्मा पहाड़ से नीचे उतरी। दोनों आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए। उसका बायां हाथ स्प्रिंग की तरह कांप रहा था, अपने प्रतिद्वंद्वी के वार को रोक रहा था, और उसका दाहिना हाथ बाघ के पंजे की तरह सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर जा लगा, मानो एक भयंकर बाघ एक छोटे मेमने पर झपट्टा मार रहा हो। झोउजिकिंग पीछे हट गई। उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली से हल्के से वार को रोककर भयंकर टाइगर क्लॉ को बड़ी मुश्किल से बचाया। उसकी हथेली थोड़ी लाल हो गई और वह लू चेंझोऊ के वार के पीछे की अपार शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यह एक त्वरित लड़ाई होनी चाहिए, एक त्वरित निर्णय होना चाहिए। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसने तेजी से कई गोल्डन स्वेलो पाम्स चलाए। लू चेंझोऊ ने स्वेलो फॉर्म में रहते हुए उसके हमले से बचते हुए रिंग के किनारे तक पहुंच गया। अचानक उसने टाइगर फॉर्म में आकर रेलिंग से धक्का देकर उछलती हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए अविश्वसनीय रूप से तेज टाइगर टेल लेग स्ट्राइक किया। टकराना। झोउजिकिंग ने अपनी बाहों से उसे रोका और वह पल भर में हवा में उछल गई। कई बार पीछे की ओर उछलने के बाद ही वह संभली। उसने अपनी कोमल भुजा पर बने पदचिह्न को देखा, जिस पर खून के लाल निशान साफ दिख रहे थे। धिक्कार है, अगर मैंने हुआ क्षेत्र प्राप्त कर लिया होता तो इसका क्या मतलब होता? झोउजिकिंग ने अपनी रणनीति बदल दी। लू चेंझोऊ के साथ आमने सामने की लड़ाई का विचार त्याग दिया और अपनी साधना शक्ति का लाभ उठाते हुए दूर से ही थका देने वाली लड़ाई लड़ने और निर्णायक प्रहार करने का मौका तलाशने की योजना बनाई। लू चेंझोऊ ने उसके इरादों को भांप लिया और आक्रमण करने की पहल की। वह लगातार निगलने के रूप में दुश्मन का पीछा करता रहा और बाघ के रूप में त्वरित हमले करता रहा। 10 मिनट के भीतर ही उसने झोउजिकिंग के साथ सैकड़ों वार किए, जो बेहद तीव्र थे और दर्शकों को दंग कर दिया। बिल्कुल नहीं, छठा रैंक वाला 7वें रैंक वाले का पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस खूबसूरत लड़की को केवल तलवारबाजी आती है, मुक्केबाजी की तकनीकों के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं ये देख सकता हूं और मेरा अभ्यास और भी बेहतर हो गया है। लू चेंझोऊ वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। चाहे वह कितनी भी गरीब क्यों न हो, वह फिर भी 7वें दर्जे की चिबलग है। अगर हमें उसका सामना करना पड़े तो हम हारने से पहले ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लू चेंझोऊ का उसे इस तरह से दबाव में लाना वाकई प्रभावशाली है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद दोनों के बीच एक तरह की खींचतान शुरू हो गई। जी शुवांटोग बिना पलक झपकाए देखती रही। उसे जीतना ही होगा। ड्रैगन सिटी के द्वितीय वर्ष के छात्रों की कक्षा में माहौल जीवंत था और उन्होंने पहले ही शैंपेन की बोतलें खोलकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वाह, चेंझोऊ तो वाकई शानदार है, अब तो जीत पक्की है। हाँ, ऐसा लगता है कि यह लड़की ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। उनकी शेखी बघारने की आदत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। तलवार पर नजर रखो। झोउजिकिंग ने एक कोमल चीख निकाली। अचानक अपने हाथ को ब्लेड और अपनी भुजा को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए गोल्डन स्वेलो पाम को त्याग दिया और अपनी सबसे कुशल मार्शल आर्ट तकनीक चेजिंग स्वेलो स्वॉर्ड स्किल को अपना लिया। वह इस मार्शल आर्ट में लगभग पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी। पलक झपकते ही लू चेंझोऊ को उसकी तकनीक में बदलाव के कारण बार बार पीछे धकेला गया। हाथ की तलवार उसके शरीर पर लगी और अंततः उसे कुछ दर्द महसूस हुआ। अद्भुत। आश्चर्यचकित होने के बजाय वो प्रसन्न था और उसने खुद को युद्ध में पूरी तरह से तल्लीन कर लिया था। दोनों की लड़ाई और भी तेज होती चली गई और उनके वारों की ताकत से उनके चारों ओर धूल उड़ने लगी।
10 मिनट तक चले बराबरी के भयंकर युद्ध के बाद लू चेंझोऊ ने महसूस किया कि झोऊ जिकिंग की तलवार चलाने की गति धीमी हो रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने टाइगर क्लॉ का इस्तेमाल करके उसकी कलाई पर वार किया, लेकिन तभी उसने देखा कि झोऊ जिकिंग की हथेली खून से लथपथ थी, जो स्पष्ट रूप से जख्मी और घायल थी। इतने लंबे समय तक तलवार पकड़ने की आदि उसकी हथेलियां उसकी लोहे जैसी कठोर और प्रशिक्षित त्वचा का मुकाबला कैसे कर सकती थी। थोड़े समय के लिए तो ठीक था, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला टकराव चोट का कारण बन सकता था। झोऊ जिकिंग भी जिद्दी थी और हार मानने को तैयार नहीं थी। अपने दाहिने हाथ को जकड़े हुए उसने असहनीय दर्द सहा और हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हुए पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन लू चेंझोऊ ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। वह अपनी बड़ी बहन को और कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहता था। मौका पाकर उसने उसकी छाती पर एक जोरदार घूंसा मारा। पुह! झोऊ जिकिंग बिजली के झटके की तरह लड़खड़ा गई, उसका क्यूई रक्त उबलने लगा और वह डगमगा गई। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन और कमर की मांसल त्वचा को दो खुरदुरे बड़े हाथों ने ऊपर उठा लिया है। टकराना! लू चेंझोऊ ने अपनी बड़ी बहन को रिंग से बाहर फेंक दिया और इस दौरान झोऊ जिकिंग पूरी तरह से तकनीकहीन थी, वह केवल उन्माद में अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रही थी। मंच पर लू चेंझोऊ सीधे खड़े थे और अपनी जीत का आनंद ले रहे थे। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शक दीर्घा में पहले से ही जबरदस्त उत्साह का माहौल था। हे भगवान, क्या चेंझोऊ सचमुच जीत गया? मैं हार मानता हूँ। अंततः लिन टोन खुद को रोक नहीं सका। उसके आंतरिक अंग अशांत जल की तरह उथल पुथल मचा रहे थे और उसका शरीर बैंगनी और हरे रंग के खरोचों से भरा हुआ था। लू चेंझोऊ ने उसके कपड़े बुरी तरह फाड़ दिए थे और अगर लड़ाई जारी रही तो उसकी अंडविया भी उतर जाएगी। ये छोटा भाई बहुत ही दुष्ट था। लू चेंझोऊ ने अपना रुख बदल लिया और बाघ की मुद्रा से बाहर निकल गए। उन्होंने एक मासूम सी मुस्कान दिखाई। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। लिन टोन को डॉक्टर बेबस होकर घसीटते हुए मंच के नीचे उसकी हालत की जांच करने ले गए। एक और डॉक्टर तुरंत वहां पहुंचा। उसने लू चेंझोऊ के कुछ हद तक फटे पुराने प्रशिक्षण वस्त्रों को ऊपर उठाया जिससे उसका ऊपरी शरीर दिखाई दिया, जिससे हल्की काली चमक निकल रही थी और उस पर कई घाव भी थे, लेकिन वे सभी मामूली थे। आप ठीक हैं, बस थोड़ी सी मरहम लगा लीजिए। जाने से पहले डॉक्टर ने लू चेंझोऊ के पेट पर थपथपाया भी। धड़ 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 धीमी सी आवाज गूंज उठी। अरे यार, जैसे लोहे पर मुक्का मार रहे हो, मेजबान ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। लू चेंझोऊ जीत गया। वह लगभग 3 वर्षों में फांगशान की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के इतिहास में शीर्ष 12 में प्रवेश करने वाला एकमात्र छठे रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। उसकी ताकत और किस्मत वाकई अद्भुत है। इस क्षण पूरे स्टेडियम का वातावरण अपने चरम पर पहुंच गया। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल की टीम एरिया में शिक्षकों और छात्रों ने राहत की सांस ली। होन फू दिल खोलकर हंसा। मुझे पता था चेंझोऊ शीर्ष 12 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। जब तक वे हुआ क्षेत्र को नहीं समझ लेते तब तक साधारण 7वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट चेंझोऊ का मुकाबला नहीं कर सकते। ड्रैगन सिटी से हम लगातार 10 वर्षों से शीर्ष 12 में जगह बना रहे हैं। ड्रैगन सिटी अजेय है, लू चेंझोऊ अजेय है। सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। निस्संदेह चेन युआन के जाने के बाद इस टूर्नामेंट का सितारा लू चेंझोऊ ही था। वह सचमुच इसके हकदार थे। प्रतियोगिता जारी रही। शीर्ष 6 में पहुंचने के लिए अगले दौर में लू चेंझोऊ का भाग्य उसका साथ नहीं दे पाया। शेष सभी प्रतियोगियों ने हुआ क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। उसका प्रतिद्वंदी 5 पीक्स हाई स्कूल के तीसरे वर्ग का वुल्फ फॉर्म फिस्ट का उस्ताद था और उसकी ग्रे वुल्फ शेकिंग वाटरफोर्स ने उसे अपराजय बना दिया था। लू चेंझोऊ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हार्ड ची गोंद के दम पर 100 राउंड तक एक दूसरे पर वार करते रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये रहा कि उन्होंने लगभग अपने वरिष्ठ भाई को मंच से बाहर कर दिया था। लेकिन प्रतिद्वंद्वी की समग्र शक्ति बहुत अधिक थी, जिससे लू चेंझोऊ को चेन युआन का सामना करने जैसा अनुभव हुआ और अंत में उम्मीद के मुताबिक उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी मुट्ठियां जोड़ लीं। धन्यवाद बड़े भाई, दया दिखाने के लिए। ये स्पष्ट था कि वरिष्ठ अधिकारी ने उसके साथ नरमी बरती थी। छोटे बालों वाले बुजुर्ग, जिनका नाम वांग मेंग था, मुस्कुराए और बोले, मैं अभी उच्च स्तर पर हूँ। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 7वीं रैंक हासिल करने के बाद तुम मुझसे 5 पीक्स कैंपस में आकर मुकाबला कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष लड़ाई के लिए उत्सुक हूँ। वांग मेंग भी मन ही मन बहुत हैरान था। वह बिना हुआ क्षेत्र के भी 30 चालों में 7वें रैंक के योद्धा को हरा सकता था, फिर भी छठे रैंक के योद्धा लू चेंझोऊ के खिलाफ उसे 100 चालें लगी।
मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा बड़े भाई। लू चेंझो मामूली चोटों के साथ अखाड़े से बाहर निकला और उसके सहपाठियों ने उसे घेर लिया। जी शुवांतोव ने अपने छात्र के लिए पहनने के लिए एक नया कपड़ा लाने का इंतजाम किया। शानदार मुकाबला। लियू क्वानहाई मुस्कुराए। हमारे द्वितीय वर्ष के छात्रों ने बहुत सम्मान अर्जित किया है। पिछले वर्षों में शीर्ष 12 में हमेशा तृतीय वर्ष के छात्र ही जगह बना पाते थे। चेंझो, आप बिना किसी पछतावे के विश्वविद्यालय जा सकते हैं। टाइगर टीथ गल हंस पड़ी। चेंझो अपनी आस्तीन लहराते हुए $10 लाख का इनाम लेकर जा रहा है। लू चेंझो ने कहा, आज रात मैं सबको डिनर पर ले जाऊंगा। मुझे कल यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है। फांगशान की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई और इसी के साथ उनका संक्षिप्त हाई स्कूल करियर भी समाप्त हो गया। उस रात परिचित रेस्तरां, परिचित निजी कमरा। लू चेंझो ने एक बड़ी मेज बुक की थी और द्वितीय वर्ष की कक्षा 2 के सहपाठी, साथ ही प्रथम और तृतीय वर्ष के कुछ परिचित छात्र भी आए। भोज के दौरान जब लू चेंझो बिल चुकाने गए तो उन्होंने देखा कि युआन जिगांग और कुछ अन्य छात्र पहले ही भुगतान कर चुके थे। कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातचीत के बाद लू चेंझो ने स्वयं भोजन का भुगतान किया। लगभग 10,000 का बिल। सस्ता तो नहीं था लेकिन उचित था। वह भाग्यशाली थे। कुल मिलाकर उनके हाई स्कूल के सहपाठी बहुत दयालु थे और उन्हें मित्र कहा जा सकता था। उन्होंने अपने सभी दोस्तों के साथ चाय का टोस्ट उठाया। पिछले 1 साल में आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अपने सपनों के मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। आइए ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में विजयी मुलाकात करें। हाँ, ये 1.5 साल के लिए एक अस्थायी विदाई है। पारिवारिक मामलों को निपटा चुके लियू हुआन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब ठीक रहा तो मैं 6 महीने में आपके पीछे आ सकता हूँ। उन्हें पहले ही क्लास ए मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रमाणित किया जा चुका था, लेकिन यह अभी भी अज्ञात था कि क्या वह इस वर्ष की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं में क्लास ए रेटिंग को बरकरार रख पाएगा। लू चेंझो मुस्कुराए और बोली, वाह कक्षा अध्यक्ष, आपको जल्दी आना चाहिए। द्वितीय वर्ष के कक्षा 2 के छात्र लू चेंझो लियू हुआन के प्रति अत्यंत आभारी थे। उन्होंने कक्षा अध्यक्ष की भूमिका को सही मायने में बखूबी निभाया था और उनके हाई स्कूल जीवन में एक मार्गदर्शक रहे थे। गेम के एनपीसी से भी अधिक समर्पित। अपने सहपाठियों के साथ रात का खाना खाने के बाद लू चेंझो क्रॉस ट्रेनिंग रोबोट को गले लगाते हुए होंगफू के घर लौट आया। होंगफू ने उसे देखकर हंस दिया। तुम्हें इसे अपने साथ विश्वविद्यालय ले जाना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफी महंगा रहा होगा। ज्यादा पैसे नहीं, मैं 1 महीने की तनख्वाह से एक खरीद सकता हूँ। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में होंगफू को अच्छा वेतन मिलता था। अन्यथा ये शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पढ़ाने और अपनी साधना में देरी करने नहीं आते। वेतन के अलावा उन्हें मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और उनका दर्जा विशेष रूप से उच्च था। शिक्षकों का आदर करना और दाव का महत्व समझना ही एकमात्र सही और उचित कार्य है। होंगफू को लू चेंझो एक छात्र के रूप में बहुत पसंद थी। अब जब वह जा रहा था तो ब्लैक टाइगर थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। वो हंसा, चलो मुझे टाइगर सुप्रीम फिस्ट और टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट एक आखिरी बार दिखाओ। मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। जब तुम विश्वविद्यालय जाओ तो और भी सवाल पूछना याद रखना। ठीक है। 3 एक्सट्रीम सेंट। हालांकि वो हथियार चलाने में माहिर हैं, वो टाइगर फॉर्म फिस्ट के भी उस्ताद हैं। मैं इसे ऐसे समझाता हूं, वर्तमान दास या टाइगर फॉर्म वंश में उनकी शक्ति शीर्ष पर है। इसलिए जब तुम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय जाओ तो होशियार बनो, थोड़ा दिखावा करो और अध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करो। अगर उनका मूड अच्छा रहा तो वो जरूर उदारता से तुम्हें शिक्षा देंगे जिससे तुम्हें जीवन भर लाभ होगा। शिक्षक जी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। लू चेंझो ने राष्ट्रपति के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सुना था कि उनकी 3 चरम शक्तियां, चाकू की चरम शक्ति, तलवार की चरम शक्ति, भाले की चरम शक्ति थीं। अब लगता है कि उनके मुके भी असाधारण थे। यू झेन के कार्यालय में। चेंझो, कल अपना सामान पैक करो और विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराओ। ये रहा तुम्हारा प्रवेश पत्र। वहां पहुंचते ही वे तुम्हें एक कक्षा में प्रवेश देंगे। याद रखना, मार्शल आर्ट प्रतिभा का विश्वविद्यालय का मूल्यांकन लगातार बदलता रहता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और किसी भी स्तर पर खराब प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारी एक प्रतिभा का दर्जा रद्द किया जा सकता है। अगर तुम महत्वाकांक्षी हो और तेजी से प्रगति करते हो तो एक विशिष्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना तुम्हारी सीमा नहीं है।
सिर्फ इसलिए आत्मसंतुष्ट मत हो जाना कि तुम्हें प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में प्रवेश मिल गया है और तुम शीर्ष श्रेणी के मूल स्तरीय छात्रों के साथ पढ़ रहे हो। मेरा एक छात्र था जिसने विश्वविद्यालय में इसी तरह अपना समय बर्बाद किया था। हॉन फू की तुलना में यू झेंग तर्कशील और अधिक गंभीर स्वभाव के थे। कक्षा शिक्षक के रूप में उनकी आशा थी कि प्रत्येक छात्र मार्शल आर्टिस्ट बने। लू चेंझो उनके द्वारा प्रशिक्षित कुछ विलक्षण छात्रों में से एक थे और वे उन्हें हमेशा याद रखेंगे। कुछ वर्षों बाद जब नए छात्र यहाँ आएंगे तो वे लू चेंझो की कहानी सबको सुनाएंगे। शिक्षक जी, मैं आप लोगों से अक्सर मिलने आऊंगा। दूरी ज्यादा न होने के बावजूद लू चेंझो के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। यू झेंग ने सलाह दी, बार बार मत आना। स्टोन लेक आजकल उस्तादों से भरा पड़ा है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आभासी आपदा से तुम्हारा पिछला सामना इतना आसान नहीं रहा होगा। जब तुम विश्वविद्यालय जाओ तो कुछ सुरक्षित काम करके पैसे कमाओ और पहनने के लिए एक सुरक्षात्मक सूट खरीद लो। तुम्हारे पास क्रॉस ट्रेनिंग की प्रतिभा है और तुम कठिन किगोन का अभ्यास जारी रख सकते हो। एक बार जब तुम गोल्डन बुद्धा अर्हत बॉडी प्राप्त कर लोगे तो तुम मार्शल आर्टिस्ट से नीचे के खतरों का शांति से सामना कर पाओगे। लू चेंझो ने यू झेंग से काफी देर तक बातचीत की। यू झेंग ने बिना कुछ छिपाए लू चेंझो के साथ अपने कॉलेज के सभी अनुभव, तकनीकें और अंतर्दृष्टि साझा की। शिक्षकों और सहपाठियों को विदाई देने के बाद लू चेंझो वापस सोने चली गई। अगले दिन छुट्टी थी। वह सुबह जल्दी उठकर टाइगर गार्डन में बॉक्सिंग का अभ्यास करने चला गया। बड़े बाग, मैं आपसे अक्सर मिलने आऊंगा। उस दोपहर शी रुयू लू चेंझो के सामान में मदद करने के लिए गाड़ी चलाकर वहां पहुंची। हाई स्कूल के छात्रों के पास ज्यादा सामान नहीं होता और जगह घेरने वाली एकमात्र चीज क्रॉस ट्रेनिंग रोबोट थी। शिक्षक हॉन्ग वास्तव में बहुत दयालु हैं। ये सुनकर कि यह एक शिक्षक का उपहार है, शी रुयू ने भावुक होकर टिप्पणी की। लू चेंझो ने कहा, ऐसे ही लोगों की बदौलत मार्शल आर्ट की विरासत जारी रह सकती है। उस समय उसके हाथ में एक बड़ा बक्सा था जो यू झेंग ने उसे दिया था, फांगशान मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का $10 लाख का पुरस्कार पैकेज। उसे खोलते ही लू चेंझो दंग रह गया। मन ही मन उसने बुदबुदाया, ब्राइट गॉड नंबर 1 के 10 बॉक्स, नरिशिंग ऑर्गन नंबर 1 के 10 बॉक्स, बोन स्ट्रेंथनिंग नंबर 1 के 10 बॉक्स, गोल्डन जेड ऑइंटमेंट के 50 बॉक्स, क्यूई रिटर्निंग और बॉडी करेक्टिंग पिल्स की 10 बोतलें, टाइगर फॉर्म फिस्ट नोट्स। उसने कई बार गिनती की। नोटों को छोड़कर दवा का कुल मूल्य 24 लाख था, जो मात्र 1 लाख से कहीं अधिक था। उसे लगा कि शायद स्कूल ने गलती से किसी और का इनाम उसे भेज दिया है। वह अपने क्लास टीचर को फोन करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर नोटों पर पड़ी। बाग के मार्ग में मेरे साथ अजय हॉन्ग फू। लू चेंझो ने नम आंखों से फांगशान परिसर की ओर देखा। आमतौर पर वितरित होने वाले 10 लाख के इनाम पैकेजों में निश्चित रूप से गोल्डन जेड ऑइंटमेंट शामिल नहीं होगा, जो कि किगोन साधना के लिए आवश्यक औषधि है। इसका कुछ हिस्सा यू झेंग और हॉन्ग फू ने मिला दिया होगा। गाड़ी चला रही शी रुयू ने अपने छोटे भाई के भावनात्मक बदलाव को देखा और पूछा, छोटे भाई, क्या हुआ? क्या इनाम उम्मीद से कम मिला? नहीं, उन्होंने और अधिक दिया। लू चेंझो ने अपना अनुमान साझा किया। ये सुनकर शी रुयू हंस पड़ी और बोली, आप वाकई भाग्यशाली हैं। हालांकि इस दुनिया में ज्यादातर शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन छात्रों के स्नातक होने पर लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार शिक्षकों को देखना दुर्लभ है। जो लोग इतना पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं, वे आमतौर पर ट्रू इनहेरिटेंस के शिक्षक होते हैं। लू चेंझो ने फिर यू झेंग को बुलाया। शिक्षक जी, क्या मेरे इनाम पैकेज में कोई गलती हुई थी? यह मेरी, हॉन्ग की और कुछ अन्य शिक्षकों की ओर से सद्भावना का प्रतीक है। इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। मेरे साथ विनम्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। धन्यवाद शिक्षक जी, मैं बाद में आप सभी से मिलने आऊंगा। लू चेंझो ने कोमल स्वर में सच्ची भावना के साथ बात की। अब और बात नहीं करते। जाओ और विश्वविद्यालय में जमकर पढ़ाई करो। अपनी थोड़ी बहुत बचत से थोड़ी और मेहनत करो और तुम एक सुरक्षात्मक कवच खरीद पाओगे। स्कूल से मिला यह इनाम पैकेज कुछ समय के लिए तुम्हारी साधना के लिए काफी होगा। ओह हाँ, शिक्षक हॉन्ग तुमसे बात करना चाहते हैं। यू झेंग ने फोन हॉन्ग फू को सौंप दिया। बाघ प्रेमी शिक्षक जोर से हंसे। चेंझो, बस कर डालो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता तो टैक्सी लेकर यहाँ हाई स्कूल आ जाओ। मैं शेख ही नहीं मार रहा, लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षकों में मेरी टाइगर फॉर्म की कला काफी अच्छी है। साथ ही ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में टाइगर फॉर्म सिखाने वाले शिक्षक मेरे भी शिक्षक थे। तो निश्चिंत रहो,
उनका स्तर मुझसे कहीं अधिक ऊंचा है। उसने फोन रख दिया और लू चेंजो हिसाब किताब करने लगा। ब्राइट गॉड पोशन को बचा कर रखें, ये 5 महीने तक चलेगा। गोल्डन ज़ैड ऑइंटमेंट 10 महीने तक चलेगा। ब्राइट गॉड पोशन के साथ अन्य दवाओं का भी इस्तेमाल करें, ताकि मुझे कम से कम आधे साल तक दवाओं पर पैसा खर्च न करना पड़े, जो हुआ क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए काफ़ी है। हुआ क्षेत्र में महारत हासिल करने के बाद वह स्कूलों और मार्शल आर्ट एसोसिएशन से अपेक्षाकृत सुरक्षित पुरस्कार वाले कार्य ले सकता था और सबक बेचकर पैसा कमाना जारी रख सकता था, जिससे पैसा कमाना आसान हो जाता। कुछ ही समय बाद शी रुयू की कार ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाहर प्लाजा में रुकी, जहां शानदार ताइहांग सोआरिंग ड्रैगन की मूर्ति खड़ी थी और कई लोग तस्वीरें ले रहे थे और अपना नाम दर्ज करा रहे थे। दोनों नामांकन संबंधी दस्तावेज जमा करने और उन्हें लेने के लिए शैक्षणिक मामलों के कार्यालय गए। शी रुयू ने पूछा, छोटे भाई, तुम तो प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में हो, है ना? हाँ, तो आप कक्षा 1 में हैं। सू शहर शाखा अभी अभी स्थापित हुई है और इसने अभी तक किसी भी उच्च श्रेणी के प्रतिभाशाली छात्र को भर्ती नहीं किया है। मेरी जानकारी के अनुसार आपको मिलाकर कक्षा 1 में केवल 8 लोग हैं। बाकी 7 मुख्य परिसर से हैं, ताकि संख्या पूरी हो सके। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी असाधारण होते हैं। उनमें से कई को बचपन से ही उनके परिवारों से दूर ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए लाया गया है और उनमें सामान्य सामाजिक मेलजोल की कमी है। उनके व्यक्तित्व काफी भिन्न है। बस मानसिक रूप से तैयार रहें, लू चेंजो ने गंभीरता से कहा। कोई चिंता नहीं बड़ी बहन, मेरे साथ घुलना मिलना आसान है। शी रुयू दिल खोलकर हंसी। मुझे तुम पर भरोसा है, बाकी लोगों पर नहीं। अगर कोई विवाद होता है तो जल्दबाजी मत करो, नियमों के अनुसार उसका समाधान करने के लिए शिक्षकों और स्कूल से मदद लेने को प्राथमिकता दो। वैसे आप किस कक्षा में हैं, सीनियर सिस्टर? मैं कक्षा 2 में हूँ। हमारे मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के सूर सिटी परिसर में केवल 10 कक्षाएं हैं। कक्षा 1 प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा है और बाकी 9 सामान्य कक्षाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 20 छात्र हैं। शीर्ष मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालयों के प्रवेश मानदंड सख्त होते हैं और वे आमतौर पर छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाते हैं। समझ गया। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर सिस्टर। ठीक है, वापस जाओ और आराम करो। आज रात तुम अपने सहपाठियों और शिक्षकों से मिल सकते हो और फिर कल से आधिकारिक तौर पर कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तुम प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में हो, इसलिए तुम्हें 4 साल बाद पढ़ाई जारी रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। शी रुयू आराम से चला गया। संसाधन आधारित निःशुल्क हाई स्कूलों की तुलना में विश्वविद्यालय में प्रवेश हर 4 साल में समाप्त हो जाता था। यदि आप 4 साल बाद भी मानकों को पूरा करने में असफल रहते थे, तो आप आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकते थे। अन्यथा आप अनिश्चित काल तक अध्ययन करते रह सकते हैं। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है तो उसे आजीवन सीखने का दर्जा प्राप्त हो सकता है। चाहे आप कैंपस में रहें या न रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके पास पैसा और उत्कृष्ट पुण्य है, आप मार्शल आर्ट का अध्ययन करने और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय जा सकते हैं। कुछ लोग मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद स्कूल छोड़कर अपने खुद के मार्शल आर्ट हॉल खोलकर पैसे कमाते थे, जिससे वे अपनी मार्शल आर्ट साधना का खर्च खुद उठा पाते थे, जैसे जी शुवानतोंग। वहीं कुछ लोग स्कूल नहीं छोड़ते थे, वे स्कूल द्वारा सौंपे गए अधिक खतरनाक कामों को करके पुण्य और धन कमाते थे, या विश्वविद्यालय में सहायक शिक्षक या हाई स्कूल शिक्षक बन जाते थे। कुल मिलाकर मार्शल आर्टिस्ट एक दुर्लभ संसाधन थे, जिनकी हर जगह, यहां तक कि शीर्ष मार्शल विश्वविद्यालयों में भी मांग थी। कैंपस में स्टोन लेक के पास यहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। पानी के किनारे एक विला क्षेत्र था। पंजीकरण फॉर्म पर दिए गए पते का अनुसरण करते हुए लू चेंजो जब वहां पहुंचा तो उसका दिल थोड़ा कांप उठा। क्या वाकई प्रतिभाशाली लोग विला में रहते हैं? उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हो। पहली बात तो ये थी कि उनका परिवार साधारण आय वर्ग का था और उन्होंने कभी किसी विला में निवास नहीं किया था। दूसरी बात, उनकी जानकारी के अनुसार शी रुयू और नियमित कक्षाओं के अन्य छात्र कैंपस अपार्टमेंट में रहते थे, जिसके लिए सालाना 50,000 युआन का किराया देना पड़ता था, जबकि इस तरह के विला का वार्षिक किराया आमतौर पर 3 लाख युआन होता है। लेकिन अब वह यहाँ मुफ्त में रह रहा था। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए पहले 4 वर्षों तक आवास शुल्क माफ कर दिया गया था। 4 साल बाद अगर वह विला में रहना जारी रखना चाहता तो उसे किराया देना पड़ता। मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं था, उसे वहां रहने के लिए क्लास ए मार्शल आर्ट्स की योग्यता बनाए रखनी थी।
यहाँ रहने वाले लोग ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिक्षक ही होंगे, है ना? कल मैं किसी शिक्षक से पूछूंगा कि क्या मैं अपने माता पिता को कैंपस में रहने के लिए ला सकता हूँ। अकेले रहना मेरे लिए बेकार है। वह ग्रैंडमास्टर जी को बार बार परेशान नहीं करना चाहता था। उसके माता पिता को भी दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। मूल रूप से लू चेंजोऊ की योजना कैंपस में रहने के बाद अपने माता पिता के लिए एक पारिवारिक घर किराए पर लेने की थी। अब वह एक प्रतिभाशाली छात्र होने के महत्व को गहराई से समझता है। हल्के कदमों से लू चेंजोऊ अपने छात्रावास संख्या 32 पर पहुंच गया। सामने वाली झील के किनारे कोई मछली पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 31 नंबर का पड़ोसी हो। उसके पास एक थमस रखा था। वह दुनिया से मुंह मोड़े एक छोटे से स्टूल पर बैठा था, मानो अनंत काल तक अकेले मछली पकड़ रहा हो। अरे वाह, कितना आराम से, लू चेंजोऊ मन ही मन सोचने लगा। छपाक, एक मछली चारा पकड़ने ही वाली थी और आदमी रोमांचित हो गया। संघर्ष के बाद उसने अपना जाल तैयार किया, लेकिन तभी मछली भागने लगी और उसका मौका चूक गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? जल्दबाजी में उसने अपना हाथ पानी पर पटक दिया। एक साधारण से थप्पड़ से कई मीटर ऊंची लहर उठी, जिससे कम से कम 5 किलोग्राम वजनी विशालकाय काप मछली अचंभित हो गई और पानी की सतह पर तैरने लगी। केवल हथेली के उस प्रहार से भी वह स्पष्ट रूप से मार्शल आर्टिस्ट के स्तर का था। लू चेंजोऊ दंग रह गया। क्या मछली पकड़ने का ये तरीका सचमुच कारगर हो सकता है? उस आदमी ने जाल से मछली पकड़ी और संतुष्टि से कहा, सोचा था कि तुम बच जाओगे, है ना? मैं आज रात कैसे सो पाऊंगा? मछली को झुलाते हुए वह कुछ ही छलांगों में घर पहुंच गया। वह लू चेंजोऊ की कल्पना से कहीं अधिक युवा प्रतीत हो रहा था। उसने लू चेंजोऊ की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम नए नन्हे जीनियस हो? लू चेंजोऊ ने भावहीनता से सिर हिलाया। जी हाँ, क्या आप यहाँ शिक्षक हैं? वह आदमी हंस पड़ा। हाँ, मैं ड्रैगन फॉर्म फिस्ट सिखाता हूँ। क्या आप टाइगर फॉर्म सीख रहे हैं? नमस्कार शिक्षक जी। जी हाँ, मैं टाइगर फॉर्म का अभ्यास करता हूँ। लू चेंजोऊ इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि वह व्यक्ति कितना दूरदर्शी था कि उसने यह बात समझ ली। युवा शिक्षक खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे पता था, तुम में शेर जैसी अदा है। मैं अब घर जा रहा हूँ। आज रात मैं वेस्ट लेक विनेगर फिश बना रहा हूँ। थोड़ा चखना चाहोगे? लू चेंजोऊ ने झट से अपना सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद। विला संख्या 32। घर में प्रवेश करने के बाद लू चेंजोऊ ने कमरे के हर कोने की 3 बार बारीकी से जांच की और सभी आंख फ्लेम लैंप जला दिए। कैंपस में भी सावधानी बरतना कितना जरूरी है। कुछ भी हो सकता है। 5 शयन कक्ष, 3 स्नानघर, 2 मार्शल आर्ट कक्ष। इतने लंबे समय तक तंग जगह में रहने के बाद लू चेंजोऊ को शुरू में इतने विशाल वातावरण में ढलने में मुश्किल हुई। उसने ली शियांगहुआ को वीडियो कॉल करके अपनी मां को अपना नया घर दिखाया। यह इतना बड़ा है, क्या इस जगह की कीमत 10 मिलियन से अधिक नहीं है? कैंपस के सभी मकान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की संपत्ति हैं। हम छात्र इन्हें केवल किराए पर ले सकते हैं, खरीदना संभव नहीं है। मैं कल स्कूल से पूछूंगा कि क्या परिवार आ सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आखिरकार हम अपने पारिवारिक परिसर में पहुंच ही गए। हाँ हाँ। लू गोपिंग और उनकी पत्नी की शुरुआती उम्मीद ये थी कि 30 साल की उम्र तक लू चेंजोऊ उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। लेकिन अभी नाबालिग होते हुए ही उसने उनके परिवार की किस्मत बदल दी थी, जिससे उन्हें सुख सुविधाओं का आनंद लेने का मौका मिला और उनका आने वाला जीवन चिंतामुक्त हो गया। खुशी उन्हें बहुत जल्दी मिल गई थी। फोन रखने के बाद जी शुवानतोव का फोन आया। चेंजोऊ, तुमने स्कूल जाना शुरू कर दिया है ना? मैं छात्रावास में रहने चला गया हूँ। हे, श्री ली भी शाखा विद्यालय में है। मैंने उन्हें पहले ही नमस्कार कर लिया है। श्री ली, क्विंटियन कैंग। अतीत में वह लू चेंजोऊ के ग्रैंड मास्टर रह चुके थे। धन्यवाद गुरुजी। सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर कब आएंगी? वह 9वीं रैंक तक पहुंचने की कोशिश में व्यस्त है, इसमें कुछ समय लगेगा। मैं उन्हें पदोन्नति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जब तक उसने अपना कमरा साफ करना खत्म किया तब तक रात के 9 बज चुके थे। लू चेंजोऊ ने अपने बेडरूम में कैंटियन ड्रैगन किंग का एक पोस्टर चिपका दिया। शिखर के एक और कदम करीब। दिन भर की यात्रा से थका हुआ होने के बावजूद पाइल स्किल कल्टीवेशन का अभ्यास करना अनिवार्य था। दर्द सहते हुए भी उसने सोने से पहले आधी रात तक अभ्यास किया। बिस्तर पर लेटे हुए वह कैलेंडर को घूर रहा था। 2 फरवरी 2222। मैंने मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। अगली सुबह तड़के ही निकल आए। लू चेंजोऊ हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठ गया। उसने अभी अभी टाइगर गार्डन जाकर मुक्केबाजी का अभ्यास करने के बारे में सोचा ही था कि उसे याद आया कि वह अब फांगशान में नहीं है।
वहां विशेष रूप से जाना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने विला के मार्शल आर्ट कक्ष में ही टाइगर सुप्रीम फिस्ट का अभ्यास शुरू कर दिया, और अपने टाइगर ब्रदर के बिना पहले दिन उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। 3 बार मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास करने के बाद लू चेंझोऊ की हरकतें और भी सहज और कुशल हो गईं। उसी समय उसके दिल में एक जानी पहचानी भावना उमड़ आए और उसने उत्साह से मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा। टाइगर सुप्रीम फिस्ट के पत्ते तेजी से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा टाइगर गार्डन के बाहर भी मिल सकती है। शायद ब्राइट गॉड पोशन का असर दिख रहा था। अब भविष्य में फांगशान वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे समय समय पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मिलने जाना पड़ता था। 7 बजे प्रेरणा की अवस्था अंततः क्षीण हो गई और पत्तियां अपने फीके रंग में लौट आईं। लू चेंझोऊ ने अपनी गतिविधियां समाप्त की और स्थिर खड़े हो गए। सर्दियों की हवा में पसीना धुंध में बदल रहा था और वे अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहे थे। टाइगर सुप्रीम फिस्ट मामूली सफलता 64%, मामूली सफलता 80%। ऐसी दिव्य रूप से कुशल व्यवस्था वास्तव में अद्भुत थी। नहाने के बाद लू चेंझोऊ बाहर निकली और उसकी मुलाकात कल के युवा शिक्षक से हो गई। गुड मॉर्निंग शिक्षक जी, क्या आपने खाना खा लिया? अभी तक नहीं। क्या आप लू चेंझोऊ हैं? हाँ। क्या शिक्षक मुझे जानते हैं? कल के भाषण में आप ही वही युवक थे, मैं भी वहां मौजूद था। लू चेंझोऊ ने युवा शिक्षक से बातचीत की और जाना कि उनका नाम वुजुन था। उन्होंने अपनी उपाधि का खुलासा नहीं किया और लू चेंझोऊ ने पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें ड्रैगन फॉर्म ग्रैंडमास्टर याद आ गए। ड्रैगन किंग जिंग लोंगवांग वू शेंग। उसने सोचा कि क्या उनके बीच पिता पुत्र का रिश्ता था। वुजुन लू चेंझोऊ को कैफेटेरिया ले गया। शायद पड़ोसी होने के कारण उसने लू चेंझोऊ के साथ कुछ मनोरंजक कहानियां, विशेष रूप से मछली पकड़ने से संबंधित, बड़े चाव से साझा की। लू चेंझोऊ के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को मछली पकड़ने में दिलचस्पी हो सकती है। सभी जानते हैं कि मछली पकड़ना समय की भारी बर्बादी है। गुरुजी, क्या आपकी खेती की तकनीक का मछली पकड़ने से कुछ संबंध है? लू चेंझोऊ ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हर किसी को अपने शौक रखने की जरूरत होती है, वुजुन ने हंसते हुए जवाब दिया। ठीक है फिर। लू चेंझोऊ इसे समझ नहीं सका, लेकिन उसने इसका सम्मान किया। ... भोजन के बाद वह निर्देशानुसार शिक्षण भवन संख्या 1 की ओर बढ़ा। आज उसकी कक्षा का पहला दिन था और स्वाभाविक रूप से उसे अपना परिचय देना था। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे क्या कहना है। हाई स्कूल की तरह अकादमिक ज्ञान की कक्षाएं मार्शल आर्ट की कक्षाओं के बीच में होती थीं, जो प्रशिक्षण के बाद आराम के लिए एकदम सही थीं। केवल 3 मुख्य कक्षाएं थीं: उच्च श्रेणी की मुक्केबाजी का सिद्धांत, मार्शल आर्ट्स का आंतरिक शास्त्र और मार्शल आर्ट्स का इतिहास। बाकी सभी वैकल्पिक विषय थे, जिन्हें छात्र प्रत्येक सत्र में पर्याप्त क्रेडिट अर्जित करने पर अपनी इच्छानुसार चुन सकते थे। मार्शल आर्ट की साधना के लिए ये 3 प्रमुख वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इतिहास का पाठ अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास एक दर्पण की तरह है जिससे हम सफलताओं और असफलताओं से सीखते हैं। मुक्केबाजी का सिद्धांत मार्शल आर्ट का मूल सिद्धांत है। भविष्य में यदि कोई अपना मार्शल आर्ट बनाना चाहता है तो उसे इस ज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता। आंतरिक शास्त्र पाठ में शरीर के स्पर्श बिंदुओं, नाड़ियों और चिकित्सा स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में ज्ञान शामिल है। ये मार्शल आर्टिस्ट के सामान्य ज्ञान और आधारभूत बातें हैं। कक्षा में पहुंचने पर पता चला कि शिक्षक अभी तक नहीं आए थे। वहां 8 मेजें थीं, जिनमें से 7 पहले से ही भरी हुई थीं। केवल सबसे पीछे वाली मेज खाली थी, जो स्पष्ट रूप से उनके लिए आरक्षित थी। 7 लोगों की निगाहें लू चेंझोऊ पर घूम गईं और वे उन्हें परखने लगे। फिर सभी लोग अपनी अपनी किताबों की ओर लौट गए और पढ़ाई जारी रखने लगे। हाई स्कूल के जीवंत माहौल की तुलना में ये जगह कुछ हद तक सन्नाटे भरी और एकांतपूर्ण लग रही थी, शायद इसलिए कि हर कोई अजनबी था और एक दूसरे से अपरिचित था, या शायद विश्वविद्यालय का माहौल ही ऐसा था। आखिरकार यहाँ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा थी। लोगों के बीच एक तरह की सतर्कता का भाव था। ये भी अच्छा था, हर कोई अपने शांत तरीके से मार्शल आर्ट सीख रहा था। कुछ ही देर में मुक्केबाजी के सिद्धांत के शिक्षक ने प्रवेश किया। ज्ञान के शिक्षक के रूप में उनमें एक मार्शल आर्टिस्ट की आभा झलक रही थी। यही एक शीर्ष मार्शल यूनिवर्सिटी की नींव थी। उसने पीछे लू चेंझोऊ को देखा। क्या आप यहाँ नए आए हैं? मेरा नाम लू चेंझोऊ है। मैं फांगशान कैंपस से आया हूँ और मुझे बिना परीक्षा दिए प्रवेश मिल गया है। पुष्टि होने के बाद शिक्षक ने पाठ जारी रखा। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में बिना परीक्षा के प्रवेश मिलना कोई खास बात नहीं थी। बैठे हुए सभी 7 छात्रों ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी।
क्लास ऐसे ही बीत गई। खत्म होते ही सब लोग जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल गए, किसी काम से बाहर भागे। लू चेंझोउ को समझ नहीं आया कि क्या काम है। तभी एक छोटा सा लड़का, जो देखने में मिडिल स्कूल का छात्र लग रहा था, पीछे मुड़ा और फुसफुसाया, क्या तुम जगह पाने के लिए संघर्ष नहीं करोगे? कौन सा स्थान? हर सुबह 9 बजे एक ग्रैंड मास्टर उस मंच पर मुफ्त व्याख्यान देंगे और 1 घंटे तक सवालों के जवाब देंगे। हर कोई सबसे अच्छी जगह पाने के लिए होड़ लगा रहा है। लू चेंझोउ को आखिरकार बात समझ आ गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हर कोई इतनी जल्दबाजी में क्यों था। एक ग्रैंडमास्टर का समय अनमोल होता है, उनके 1 घंटे का मार्गदर्शन सचमुच सोने के बराबर होता है। केवल शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय ही इस तरह की विलासिता का खर्च उठा सकते थे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हे लिंग हूँ। आप मुझे शियाओ हे कह सकते हैं। लू चेंझोउ 17 साल की। जब उसने सुना कि लू चेंझोउ 17 साल का है, तो जियाओ हे चौंक गया। उसका चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वह 17 साल का है। ये सहपाठी काफी परिपक्व दिखता है। जियाओ हे ने पूछा, आपकी साधना का स्तर क्या है? 6ठा स्थान। अरे, क्या तुमने निम्न श्रेणी की जड़ की हड्डी से अर्जित ज्ञान प्राप्त कर लिया? हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपकी खेती का स्तर इतना कम है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू चेंझोउ को गुस्सा नहीं आया। शियाओ हे अब तक मिले सहपाठियों में सबसे दयालु था। कम से कम वह उससे बात करने को तैयार तो था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, तुम्हारा पद क्या है शियाओ हे? मैं 7वें रैंक पर हूँ। मैंने 13 साल की उम्र में इस रैंक में प्रवेश किया था और अब मैं 15 साल का हूँ। सामान्य तौर पर शीर्ष श्रेणी की शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति के लिए भी प्रथम श्रेणी में प्रवेश करने के लिए कम से कम 10 से 12 वर्ष की आयु आवश्यक होती है, क्योंकि शरीर तब तक परिपक्व नहीं होता। व्यक्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। जब लू चेंझोउ 13 वर्ष के थे, तब वे केवल बुनियादी मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे, जबकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी पहले ही अपनी श्रेणी में प्रवेश कर चुके थे। मुस्कुराते हुए लू चेंझोउ ने पूछा, क्या हमारे सभी सहपाठी आपकी तरह ही शक्तिशाली हैं? जियाओ हे थोड़ा बचकाना था, इसलिए लू चेंझोउ ने पहले उससे अच्छे संबंध बनाने का फैसला किया। वह 2 महीने देरी से आया था और विश्वविद्यालय में जल्दी घुल-मिल जाने के लिए उसे पिछले पाठों को फिर से पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत थी। यहाँ लियू हुआन जैसा कोई मददगार नहीं था। शाओ हे प्रसन्न होकर अपनी मुस्कान नहीं छिपा सका। बिल्कुल नहीं, मैं सबसे कमजोर हूँ। हमारी कक्षा में शीर्ष श्रेणी की मूल हड्डी वाले बाकी सभी ने 12 वर्ष की आयु में ही अपनी रैंक में प्रवेश किया। उदाहरण के लिए याओ चेंग को ही ले लीजिए। उसने 12 वर्ष की आयु में अपनी रैंक में प्रवेश किया और मात्र 15 वर्ष की आयु में 9वीं रैंक प्राप्त कर ली। वह 18 वर्ष का होने से पहले ही मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। फिर झो शिनकोंग है, जिसने 12 वर्ष की आयु में अपनी रैंक में प्रवेश किया और 16 वर्ष की आयु में 9वीं रैंक प्राप्त कर ली। और लेपर्ड वुमन, ये सभी 9वीं रैंक पर हैं। मैं सबसे कमजोर हूँ। शाओ हे मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब जब लू चेंझोउ आ गया था, तो वह कक्षा में सबसे आखिरी छात्र नहीं था। लू चेंझोउ ने पूछा, हमारी कक्षा में सबसे ताकतवर कौन है? शाओ हे ने ईर्ष्या भरे भाव से कहा, वांग होंगदाओ। वह तुम्हारी ही उम्र का है और पहले से ही 10वें रैंक पर है। 17 साल की उम्र में 10वां स्थान। वाकई बहुत ही शानदार। लू चेंझोउ ने दिल से प्रशंसा की। यदि प्रतिभावान छात्रों की इस श्रेणी के ये विलक्षण प्रतिभावान विद्यार्थी 100 अकादमियों की विनिमय प्रतियोगिता में भाग लेते, तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता जिन्हें पल भर में ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने बहुत देर से शुरुआत की। शुरुआती दौर में पिछड़ने की भरपाई करना बहुत मुश्किल था। क्या मेरे जैसे कोई छात्र हैं जिन्हें तात्कालिक ज्ञानोदय प्राप्त होता है? हाँ, कक्षा अध्यक्ष ओर तियान, लेकिन उसकी हड्डी की जड़ का स्तर मध्यम है। बूढ़ा तियान, उसकी उम्र कितनी है? शायद 23। उद्धरण चिन्ह। ये पुराना नहीं है। वह मुझसे लगभग 10 साल बड़ा है। और क्या ये बुढ़ापा नहीं है? ठीक है। और तियान का पद क्या है? वह 9वें रैंक के शिखर पर है, हमारी कक्षा में दूसरा सर्वश्रेष्ठ। बूढ़ा तियान भी पहले पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में था, लेकिन बीच में कुछ हुआ मुझे लगता है। खैर, उसने दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ दी। फिर अचानक ज्ञानोदय होने के बाद उसकी तरक्की हुई और उसे ड्रैगन सिटी मुख्यालय में प्रतिभा प्रशिक्षण कक्षा में भेज दिया गया। यह ओल्ड तियान शिरुयू के ही दल का था। कुछ देर बातचीत करने के बाद लू चेंझोउ ने कहा, चलिए ग्रैंडमास्टर का पाठ भी सुन लेते हैं। मैं नहीं जा रहा। ये सब समझ से परे सच है। मुझे लगता है कि अकेले ही बॉक्सिंग का अभ्यास करना बेहतर है। चलो हम वीचैट पर जुड़ जाते हैं। मैं तुम्हें ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके लिए धन्यवाद।
एक दोस्त बनाने के बाद लू चेंझोउ संतुष्टिपूर्वक व्याख्यान मंच की ओर चल पड़ा। उसने अपना फोन चेक किया और पाया कि उसे कक्षा 1 के समूह में जोड़ दिया गया है। शिक्षक सहित समूह में केवल 1 दर्जन लोग थे। समूह शांत था, जो उसके हाई स्कूल के समूह से बिल्कुल अलग था। व्याख्यान मंच पर सबसे अंदर की सीटें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं, जिनमें न केवल छात्र बल्कि शिक्षक भी शामिल थे। लू चेंझोउ ने सहजता से बाहर की ओर एक सीट ढूंढ ली। मंच पर एक दुबला पतला टेढ़ी नाक वाला बुजुर्ग व्यक्ति सीधा बैठा था। जब वह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोल रहे थे, उनकी पैनी नजरें दर्शकों पर घूम रही थीं। मार्शल आर्ट की नींव बॉक्सिंग सिद्धांत है। एलिफेंट फॉर्म फिस्ट का सिद्धांत 6 क्षेत्रों को समाहित करता है। इसके आकार का अनुकरण करें, इसकी गति को सीखें, दिव्य से जुड़ें, इसके सिद्धांत को समझें, इसके इरादे को ग्रहण करें और अपने मार्ग को सिद्ध करें। मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा, यहाँ के अधिकांश छात्र प्रथम स्तर पर अटके हुए हैं, और जो बेहतर हैं वे द्वितीय स्तर पर। कोई भी तृतीय स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जहां तक 5वें और 6ठे स्तर की बात है, कई शिक्षक भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। मार्शल आर्ट केवल चालों और क्रमों को सीखने तक सीमित नहीं है। आपको इसे मुक्केबाजी के सिद्धांत के साथ जोड़ना होगा और अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना होगा। विशेष रूप से जटिल मार्शल आर्ट का अध्ययन करते समय आप आंख बंद करके नकल नहीं कर सकते। आपको मुक्केबाजी तकनीक के अंतर्निहित तर्क को समझना होगा। समान प्रतिभा होने के बावजूद कुछ लोग जल्दी सीखते हैं जबकि अन्य धीमे। क्या यह मुक्केबाजी के सिद्धांत में अंतर नहीं है? यदि कोई मुक्केबाज मुक्केबाजी के सिद्धांत के इसके सिद्धांत को समझना स्तर तक पहुंच जाता है, तो वह ज्ञान को एकीकृत और विस्तारित करके नए मार्शल आर्ट बना सकता है, अपने स्वयं के विशिष्ट मार्शल आर्ट विकसित कर सकता है, यहां तक कि सच्ची कुशलता भी प्राप्त कर सकता है। जहां तक अपने मार्ग को सिद्ध करना के स्तर की बात है, मैं भी अभी खोज कर रहा हूं। कई लोगों को लगता है कि मुक्केबाजी का सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं है, वे कक्षा छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी गलती। लू चेंझोउ मंत्रमुग्ध हो गई। क्या मार्शल आर्ट के सिद्धांत को समझने के बाद कोई मार्शल आर्ट का सृजन कर सकता है? ग्रैंड मास्टर का समय बहुत कीमती होता है और व्याख्यान आधे घंटे बाद ही जल्दी समाप्त हो गया। लू चेंझोउ ने आधिकारिक वेबसाइट पर तस्वीरें देखी थीं, ये निश्चित रूप से जुए तियानडियाओ याओगुआंग ही होंगे। शियाओ हे ने बताया कि याओ चेंग याओगुआंग के पोते थे और मुख्यालय से ग्रैंडमास्टर के साथ एक शाखा विद्यालय में स्थानांतरित हो गए थे। ग्रैंडमास्टर याओ ने कहा, आपके पास सवाल पूछने के लिए 3 और मौके हैं, इसलिए अगर आपके कोई सवाल हो तो उन्हें जल्दी से पूछ लें। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में सीखने का माहौल बेहद गहन था। उपस्थित 200 से अधिक लोगों में से कम आधे लोग अपने संदेह दूर करने के लिए उत्सुकता से हाथ उठाने को बेताब थे। लू चेंझोउ ने भी हाथ उठाया, लेकिन व्यर्थ, भीड़ के शोर में उनकी आवाज दब गई। ग्रैंडमास्टर ने 3 लोगों को यादृच्छिक रूप से चुना। दुर्भाग्य से उनका नाम उनमें से नहीं था, इसलिए तो सभी लोग आगे की पंक्ति में जाने के लिए दौड़ पड़े। एक छात्र ने पूछा, ग्रैंड मास्टर, हम अपने फिस्ट थ्योरी दायरे को कैसे बेहतर बना सकते हैं? ग्रैंड मास्टर याओ ने उत्तर दिया, मुक्केबाजी का सिद्धांत बहुआयामी है। पहला, ये समझ पर केंद्रित है, जो मायावी और अमूर्त है। आइए अभी इस पर विस्तार से चर्चा न करें। दूसरा, ये ज्ञान की गहराई पर निर्भर करता है, जिसे आपको पुस्तकालय और कक्षा से प्राप्त करना होगा, शिक्षकों द्वारा सिखाई गई हर बात और मुक्केबाजी के सिद्धांत से संबंधित सभी अतिरिक्त पुस्तकों को समझना होगा। तीसरा, यह अभ्यास के बारे में है। 10,000 बार प्रहार करने पर दिव्य तर्क स्वयं प्रकट होता है। हर मौके के साथ आपको ये सोचना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह विभिन्न मुक्केबाजी सिद्धांतों के साथ कैसे मेल खाता है और इससे क्या लाभ मिलते हैं। समय के साथ आप इस तकनीक के माध्यम से मुक्केबाजी सिद्धांतों में महारत हासिल कर सकते हैं और सादृश्य द्वारा निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो सकते हैं। लू चेंझोउ को कुछ जानकारी प्राप्त हुई। व्याख्यान समाप्त होने के बाद ग्रैंड मास्टर याओ ने हल्के से अपना पैर थपथपाया और एक चील की तरह ऊपर की ओर उड़ गए। भीड़ की नजरों से ओझल हो गए। चील की चीख जैसी ध्वनि बादलों और चट्टानों को चीरती हुई ऊपर आसमान में गूंज उठी। भीड़ को नुकसान का एहसास हुआ। ये तो ग्रैंड मास्टर हैं, सचमुच विस्मयकारी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल में उन्हें भूमि के अमर कहा जाता था। मुझे ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करना ही होगा। सभी लोग तितर बितर हो गए। शी रुयू ने भीड़ में लू चेंझोउ को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आए। उसके साथ एक युवक, थोड़ी भोली भाली दिखने वाली, लंबे बालों वाली लड़की थी, जो शायद उसकी नई दोस्त थी। छोटे भाई, कैसा चल रहा है? क्या तुम अच्छे से ढल रहे हो? काफी अच्छा। ग्रैंडमास्टर का व्याख्यान अत्यंत मूल्यवान था।
हाँ, लेकिन ये बहुत छोटा था, सीखने की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि आप प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में हैं और आप कक्षा निदेशक से पूछ सकते हैं। मैंने सुना है कि प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा ग्रैंड मास्टर के व्याख्यान सत्रों के बदले में उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त कर सकती है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। ये निश्चित रूप से सामान्य कक्षा के लिए लागू नहीं होता है। लू चेंझोउ ने इसके बारे में नहीं सुना था। विश्वविद्यालय में ऐसे कई नियम थे जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही समझना पड़ता था। धन्यवाद सीनियर सिस्टर। चलो, मुझे क्लास जाना है। पहले तो मैं चाहती थी कि हम रोज कैंटीन में साथ खाना खाएं, क्योंकि हम एक ही मार्शल आर्ट्स अकादमी से हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे तुम अपने प्रतिभाशाली सहपाठियों के साथ घुल मिल नहीं पाओगे। तुम्हें खुद पहल करके रिश्ते बनाने चाहिए। मैं समझता हूँ। शी रुयू के बगल में खड़ी लंबे बालों वाली लड़की ने भी लू चेंझोउ को एक प्यारी सी मुस्कान दी। रुयू, क्या ये वही प्रतिभाशाली छोटा भाई है जिसका तुमने जिक्र किया था? ये सही है। वाह, कमाल है। 17 साल की उम्र में छठा स्थान, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर। शी रुयू ने लू चेंझोउ का परिचय दिया। यह मेरी सहपाठी लैनकाई एर है, जो बहुत बुद्धिमान है और 7वें रैंक की छात्रा है। इस दौरान बहन ने नए दोस्त भी बना लिए थे। लू चेंझोउ ने लैनकाई एर का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और कुछ औपचारिक बातचीत के बाद अपनी बड़ी बहन को अलविदा कहकर किताबों की दुकान पर मुक्केबाजी सिद्धांत की ढेर सारी किताबें खरीदने चले गए, ताकि खाली समय में मुक्केबाजी सिद्धांत के मार्ग पर ध्यान लगा सकें। ग्रैंड मास्टर की सार्वजनिक कक्षा के बाद मुक्केबाजी तकनीक की कक्षा थी, जिसका लू चेंझोउ लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित खेल स्टेडियम में प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले 8 शिक्षक धीरे धीरे पहुंचे। लू चेंझोउ की नजर उस युवा शिक्षक वू जुन पर भी पड़ी, जिसे मछली पकड़ना पसंद था। नियमित कक्षा के लिए शिक्षण पद्धति हाई स्कूल के समान थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रसिद्ध शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी ने अभी अभी एक सच्चे उत्तराधिकारी गुरु को प्राप्त किया हो। बाकी 7 शिक्षकों ने अपने छात्रों को ढूंढ लिया और उनके बीच हंसी मजाक और आत्मीयता साफ झलक रही थी। घोड़े की नाल जैसी दाढ़ी और गंजे सिर वाला लगभग 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति अकड़ते हुए आया और लू चेंझोउ के सामने खड़ा हो गया। लू चेंझोउ, आपको परीक्षा से छूट मिल गई है ना? हाँ, मैं ली गुई हूँ। मैं टाइगर फॉर्म में विशेषज्ञता रखता हूँ। अगले 4 वर्षों तक आप मेरे मार्गदर्शन में रहेंगे। समझ गया शिक्षक जी। लू चेंझोउ ने आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी को याद किया। लौह मुखस्त बाघ ली गुई, द्वितीय बेड़ियों को तोड़ने वाला। वह व्यक्ति हॉन फू का शिक्षक भी था। उन्हें लू चेंझोउ का ग्रैंड मास्टर भी माना जा सकता है। ली गुई ने पूछा, आपको पहले चा चिहू ने प्रशिक्षित किया था, है ना? हाँ। आपने टाइगर फॉर्म की कौन कौन सी तकनीकें सीखी हैं? ब्लैक टाइगर फिस्ट में पूर्णता, टाइगर सुप्रीम फिस्ट में छोटी सफलता, टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट में प्रवीणता, माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी में पूर्णता। मैं स्वेलो फॉर्म और हार्ट किगोन का भी अभ्यास करता हूँ। ये सुनकर ली गुई ने हल्के से सिर हिलाया और काफी आत्मविश्वास से कहा, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मैं केवल टाइगर फॉर्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ठीक है। स्वेलो फॉर्म के लिए आप अपने महान गुणों का उपयोग करके गोल्डन वेस्ट यान ली ड्यान से कक्षाएं खरीद सकते हैं, और हार्ट किगोन के लिए आप आयरन पाइन ड्रैगन चेंज यू से कक्षाएं खरीद सकते हैं। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में मुक्केबाजी की मुख्य तकनीक के अलावा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में भी उच्च योग्यता की आवश्यकता होती थी। शिक्षक जितना कुशल होता था, उसकी मांग उतनी ही अधिक होती थी, और उसी के अनुसार शुल्क निर्धारित किया जाता था। यह एक उचित लेन देन था। विद्यालय मामूली सेवा शुल्क लेता था, लेकिन अन्य सभी योग्यताएं सीधे शिक्षक को मिलती थीं, और छात्र भी इसी प्रकार लेन देन करते थे। नव प्रवेशित प्रतिभाशाली छात्रों के खातों में प्रारंभिक रूप से 20 महान पुण्यों की धनराशि थी। विद्यालय एक लघु समाज की तरह कार्य करता था, जिसमें महान पुण्यों के लिए अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली थी, जो केवल परिसर के भीतर ही व्यापार को समर्थन देती थी। अन्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ व्यापार के लिए वास्तविक धन की आवश्यकता होती थी, जिसके बारे में उसने पूरी जानकारी जुटा ली थी। नियमित कक्षा के छात्रों को शुरू में केवल 10 अंक मिले थे। जी जुवानटोग उपलब्ध होने के कारण स्वेलो फॉर्म फिस्ट पर पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर हार्ट किगोन पर विचार करना उचित हो सकता है। ली गुई ने अपनी भुजाएं मोड़ी और आदेश दिया, मुझे मुक्केबाजी की सभी मुख्य तकनीकें दिखाओ जो तुम जानते हो। मुझे तुम्हारी स्थिति का आकलन करने दो। आयरन फेस्ट टाइगर अपने नाम के अनुरूप ही था। उसकी आवाज सख्त थी और चेहरे पर हमेशा एक सख्त भाव रहता था।
लू चेंझुओ की तकनीकों को देखते हुए उसने भौहें चढ़ा लीं। विशेषकर टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट को देखकर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता कि यह होंग फू संप्रदाय की गलती है या नहीं, लेकिन आपका पहला चरण, बाघ को अपने वश में करने के लिए आमंत्रित करना, में कई खामियां हैं। आइए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। आमतौर पर हमेशा प्रशंसा पाने वाले लू चेंझुओ को आज चुनौती का सामना करना पड़ा। कठोर चेहरे वाले बाघ को लू चेंझुओ की उम्र या प्रशिक्षण समय की परवाह नहीं थी। अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो वह उसे डांटते थे। उनका मानना था कि सख्त शिक्षक कुशल छात्र तैयार करते हैं। वे स्वभाव से रूढ़िवादी थे और उन सौम्य शिक्षा पद्धतियों का उपहास करते थे जिन्हें आजकल कई युवा शिक्षक पसंद करते थे, जो अपने छात्रों के साथ घुल-मिल जाना पसंद करते थे। कहीं और मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे शाओ हे मन ही मन शोक मना रहे थे। उसका शिक्षक लौह प्रधान बाघ है। ये 4 साल उसके लिए कठिन होने वाले हैं। एक साफ सुथरा और नाजुक युवक, जिसने जाहिर तौर पर बालों में वैक्स लगाया हुआ था, ने भी अपनी निगाहें लू चेंझुओ की ओर घुमाई। वह प्रतिभाशाली वर्ग का दूसरा सबसे बड़ा विशेषज्ञ ओल्ड तियान था। वास्तविक नाम तियान जिंगाजियान। नए लड़के को खूब डांट पड़ेगी। ग्रैंड मास्टर याओ की नुकीली नाक विरासत में पाने वाले याओ चेंग ने अपनी नजरें हटा लीं। अगर उनके दादाजी ने यहाँ आने से मिलने वाले फायदों का वादा न किया होता तो वे शाखा विद्यालय में दाखिला न लेते। उनके मन में उनके प्रतियोगी केवल मुख्यालय के प्रतिभाशाली वर्ग के कुलीन छात्र ही थे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कठोर चेहरे वाले बाघ की फटकार के बीच कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद शिक्षक, खुद से अभ्यास करो। मुझे उम्मीद है कि कल कुछ सुधार देखने को मिलेगा। दृढ़ निश्चयी ली गुई ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाए और जल्दी से वहां से चले गए। कभी भी ओवरटाइम न करना भी उनका जीवन सिद्धांत था। अन्य प्रशिक्षक भी छात्रों को विदाई दे रहे थे। मुक्केबाजी सिद्धांत की कक्षा का सुबह का सत्र समाप्त हो गया है और दोपहर में पाइल स्किल की कक्षा निर्धारित है। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रतिदिन केवल 2 अनिवार्य मार्शल आर्ट्स कक्षाएं होती थीं। बाकी सत्र छात्रों के लिए निःशुल्क थे, जिनमें वे अपने मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षकों से प्रश्न पूछ सकते थे। शीर्ष मार्शल विश्वविद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। यहाँ साधना पूरी तरह आत्मा अनुशासन पर आधारित थी। ओल्ड तियान ने जाने वाले छात्रों को रोक लिया। अभी मत जाओ और नए छात्र से मिलो। आखिरकार वह कक्षा का निगरानी करता था और उसे अपनी भूमिका निभानी ही थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि विश्वविद्यालय में कक्षा पर्यवेक्षक की बातों का कोई खास महत्व नहीं था। 9वें रैंक के विशेषज्ञ याओ चेंग और झोउ शिन कोंग दोनों ही विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि न रखते हुए अपनी मर्जी से चले गए। वांग होंगदाओ जाने ही वाला था, लेकिन ओल्ड तियान की विनती के आगे वह झुक नहीं सका। अच्छा, चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। वांग होंगदाओ लगभग 6 फुट 3 इंच लंबा था और देखने में ऐसा लगता था मानो उसने पश्चिमी युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण लिया हो। उसकी प्रभावशाली शख्सियत को देखकर लू चेंझुओ को ऐसा लगा मानो वह किसी मार्शल आर्टिस्ट का सामना कर रहा हो। एक्सट्रीम लिमिट रील्म वास्तव में दुर्जय था। दूसरी ओर 2 छात्राएं तेजी से आगे बढ़ीं। अंततः प्रतिभा कक्षा में उपस्थित 7 लोगों में से 5 को अनिच्छापूर्वक एकत्र किया गया। बूढ़े तियान हंसे। शाओ लू, क्या आप अपना परिचय देंगी? लू चेंझुओ ने कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया। लू चेंझुओ टाइगर फॉर्म में विशेषज्ञता प्राप्त 17 वर्ष की, पहले फांगशान परिसर से। शाओ हे ने कहा, मैं अपना परिचय नहीं दूंगा, मैं चेंझुओ से पहले ही बात कर चुका हूं। वांग होंगदाओ की आवाज धीमी और मोहक थी। वांग होंगदाओ 17 वर्ष का, विल फॉर्म में विशेषज्ञता रखता है। चेन शियाओयुन 16 वर्ष की। चेन शियाओयुन ने अपने बाल छोटे करवा लिए थे और क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसकी पतली कमर के चारों ओर एक असाधारण चाबुक बंधा हुआ था। मेरा नाम शेंतु लिंगलान है, आप मुझे तेंदुआ महिला कह सकते हैं, मैं तेंदुए के रूप में माहिर हूँ। लेपर्ड वुमन ने तेंदुए के प्रिंट वाली ट्रेनिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जो काफी अजीब थी। प्रतिभा कक्षा में मौजूद एकमात्र 2 महिला छात्रा होने के नाते दोनों की दिखावट साधारण थी, लेकिन उनसे शक्ति की एक अवर्णनीय आभा निकलती थी, जो उनकी आकर्षण क्षमता को बहुत बढ़ा देती थी। बूढ़ा तियान मुस्कुराता रहा। सबका परिचय हो गया। प्रधानाध्यापक का काम पूरा हो गया है और मुझे आपके आने की बहुत खुशी है। वरना यहाँ सिर्फ मुझे ही समझ आ रही होती और यह बहुत दबाव की बात होती। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। सब लोग ऐसे जल्दी जल्दी चले गए जैसे उन्हें देर हो रही हो। लू चेंझुओ ने ओल्ड तियान को रोक लिया, जो जाने की तैयारी कर रहा था। प्रमोटेड कंटेंट। एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट देयर सिजलिंग परफॉर्मेंस। मो 61, 15, 20। Who's the hottest?
द सेक्सीएस्ट टू हॉट टू हैंडल स्टार्स। मो 841, 210, 280। यू वोंट बिलीव दीज 5 कज़ोंबर डांस मोमेंट्स। मो 786, 197, 262। कक्षा निरीक्षक, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? आगे बढ़ो। क्या परिवार के सदस्य जीनियस क्लास के छात्रावास में रह सकते हैं? हाँ, लेकिन आपको निरीक्षण आदि के लिए स्कूल में पंजीकरण कराना होगा। धन्यवाद। 4 फरवरी। क्लास खत्म होने के बाद लू चेंजोऊ ने अपने माता पिता के लिए निवास संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय कुशल था और जी शुवांटोग ने सहायक पर भरोसा न करते हुए उसी दिन अपने माता पिता को ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय तक स्वयं ले गए। बूढ़े जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, चेंजोऊ, तुम यहाँ कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हारे सहपाठी कैसे हैं? वे अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ओल्ड जी को विदा करने के बाद लू चेंजोऊ ने अपने माता पिता के साथ सभी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया। उसी शाम वे उत्साहपूर्वक लू के विला नंबर 32 में रहने लगे। ये बड़ा बिस्तर, ये रसोई, ये बाथरूम, ये बहुत अच्छा है और यह सब मुफ्त है। ये सब मार्शल आर्ट की वजह से है। यह उपचार बेजोड़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बेटा प्रतिभाशाली है। आम मार्शल आर्ट के छात्रों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता। 1.5 साल की कोशिशों के बाद आखिरकार उनके माता पिता की समस्या का समाधान हो गया। अब उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लू चेंजोऊ मार्शल आर्ट का अभ्यास अधिक स्वतंत्रता से कर सकता था। घर पर रहते हुए वह अपने माता पिता के बॉक्सिंग अभ्यास की देखरेख भी कर सकता था। दैनिक खर्चों की बात करें तो उनके पास घर में पर्याप्त बचत थी और परिवार के सदस्य मुफ्त कैंटीन का लाभ उठा सकते थे। हालांकि उनके माता पिता घर पर ही किराने का सामान खरीदना और खाना बनाना पसंद करते थे। ली जियांगहुआ ने खुशी से कहा, बेटा, तुम सिर्फ अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण पर ध्यान दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लू गोपिंग ने सिर हिलाया। हमेशा प्रतिभाशाली बनो और हमेशा एक विला में रहो। उनका सपना बस इतना ही सरल था। समय पलक झपकते ही बीत गया और 1 सप्ताह गुजर गया। दिन की मुक्केबाजी तकनीक की कक्षा के दौरान लू चेंजोऊ की तकनीक देखने के बाद लौह चेहरे वाले बाघ का चेहरा पहले दिन की तुलना में कम असंतुष्ट लग रहा था। इतना खराब भी नहीं। क्लास खत्म होने के बाद आयरन फेस्ड टाइगर ने जाने से पहले थोड़ा प्रोत्साहन दिया। बूढ़े तियान को भी लगा कि उसने गलत सुना है। क्या लोहे के चेहरे वाला बाघ सचमुच किसी की तारीफ कर रहा है? याओ चेन विचारमग्न प्रतीत हो रहे थे। लौह चेहरे वाले बाघ से मंजूरी लेना आसान नहीं है। लू चेंजोऊ को भी राहत महसूस हुई। आयरन फेस्ड टाइगर का दमनकारी माहौल बेहद तीव्र था। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद कुछ ही दिनों में टूट जाता। इसीलिए आधिकारिक वेबसाइट पर गुमनाम छात्रों की समीक्षाओं में आयरन फेस्ड टाइगर को सबसे निचले पायदान से तीसरे स्थान पर रखा गया था। 28 फरवरी। लू चेंजोऊ लगभग 1 महीने से स्कूल जा रहा था। फांगशान मार्शल आर्ट्स सम्मेलन से मिले पुरस्कारों की बदौलत उसने अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, बल्कि उसकी पुण्य राशि बढ़कर 40 हो गई थी। उसके गुरु ने शुरुआती कठिनाइयों से निपटने में उसकी मदद करने के लिए 2 सच्चे वंशों से 20 पुण्य राशियां उसे हस्तांतरित की थीं। लू चेंजोऊ कभी कभी शिरुयू से बातचीत करता था और उसे पता चला कि उसने पुण्य राशियां अर्जित करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। शीतकालीन सत्र 3 महीने पहले शुरू हुआ था और नियमित कक्षाओं के लिए नए छात्र पैकेज से मिली 10 पुण्य राशियां बहुत पहले ही खर्च हो चुकी थीं। जहां तक प्रतिभाशाली कक्षा के उसके सहपाठियों की बात है, ओल्ड तियान को छोड़कर किसी और को इस बात की चिंता नहीं थी। कम उम्र के बावजूद वे ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में लंबे समय से थे और उनमें से प्रत्येक बेहद शक्तिशाली था, जिनके पास कम से कम 3 अंकों की महान योग्यता थी, जो उनकी योग्यता को साबित करती थी। इसके अलावा उनमें से कुछ धनी परिवारों से थे और जरूरत पड़ने पर पैसे से महान योग्यताएं खरीद सकते थे। प्रतिभाशाली वर्ग के सदस्य आमतौर पर अनुभव प्राप्त करने के अलावा कोई कार्य नहीं करते थे। लू चेंजोऊ के आने से पहले स्कूल ने नए छात्रों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें जूनियर और युवा श्रेणियों को विभाजित किया गया था, क्योंकि बड़े छात्रों के लिए कोई श्रेणी नहीं थी। जीनियस क्लास में बड़े ओल्ड तियान को छोड़कर बाकी 6 छात्र जूनियर श्रेणी के शीर्ष 10 में शामिल हुए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वांग होंगदाओ ने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। झो शिनकोंग दूसरे, याओ चेन तीसरे, लेपर्ड वुमन चौथे, चेन शियाओयुन 5वें स्थान पर रहीं और 15 वर्षीय शियाओ हे 9वें स्थान पर रहीं। सहपाठियों ने इन 6 को इस प्रकार संबोधित किया: ड्रैगन असेंडेंट 6,